हेलो एंड वेलकम टू PYQpedia। आज हम लोग 2015 की जो APFC की वैकेंसी थी, जिसकी एग्ज़ाम हुई थी 2016 में, उसकी पेपर की डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इससे पहली जो वीडियो थी उसमें हम लोगों ने 2012 की एनालिसिस किए थे डिटेल में, और हमने ये भी देखा था कि 2012 में 100 क्वेश्चन पूछा गया था और 100 जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसमें कैसे वेटेज क्या थी। बहुत सारी ये डिमांड आ रही है कि जो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, इस पे वीडियो आनी चाहिए, कंटिन्यू वीडियो है इसकी, क्योंकि हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी की। बट आप अगर वेटेज देखोगे, आप कोई भी एग्जामिनेशन का देख सकते हो, EO AO का देख लो, या APFC के दो जो पेपर है लेटेस्ट में, 2002 एंड 2004 में तो इसके क्वेश्चन ही नहीं थे। बट 2012 और 2015 की अगर आप पेपर देखोगे तो उसकी इतनी वेटेज है नहीं। ठीक है, इसीलिए मैं हर पेपर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि वेटेज क्या है। तो हर दिन आप सिर्फ फोकस कर रहे हो कि नहीं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज और सोशल सिक्योरिटी और अकाउंटेंसी में हमें महारत हासिल करनी है। अगर हम अकाउंटेंसी की सिर्फ बात करो तो अकाउंटेंसी की क्वेश्चन, ये हमारा जो चार्ट है आपको, ये 2012 का है, 2012 का ये है, और ये चार्ट जो है सो 2016 में जो एग्ज़ाम हुई थी उसकी है। अब आप इसमें देख सकते हो कि 2012 में अकाउंटेंसी के 0 क्वेश्चन थे। सो 2012 में अकाउंटेंसी के 0 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे जो अकाउंटेंसी के क्वेश्चन थे वो 3 थे। और टोटल जो इंडस्ट्रियल रिलेशन और इसके लेबर लॉ, जो सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी के क्वेश्चन थे वो 14 थे। और फिर बहुत सारे लोग करंट अफेयर्स चिल्लाते रहते हैं। आप करंट अफेयर्स का देख लो, 2016 में 5 क्वेश्चन है और 2012 में 7 क्वेश्चन पूछे थे, तो 5-7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो मेन हमारा कोर टॉपिक है, जैसे कि आपकी पॉलिटी है, इकोनॉमी है, आप देख लीजिए यहाँ पे पॉलिटी के 15 क्वेश्चन है, यहाँ पे पॉलिटी के 11 क्वेश्चन है, यहाँ पे इकोनॉमी के 14 क्वेश्चन है, यहाँ पे इकोनॉमी के 17 है। ओके, तो आप देख रहे हो यहाँ पे अगर हम हिस्ट्री की बात करें 9 है, 10 है, लगभग बराबर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे आप ज्योग्राफी इन्वायरमेंट के 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है। अब यहाँ देख लीजिए, साइंस के 17 क्वेश्चन है, साइंस एंड कंप्यूटर के, यहाँ पे 11 है। अब इंग्लिश की अगर बात करें हम लोग, जो इंग्लिश है, इंग्लिश के कितने हैं पेपर, 12 क्वेश्चन पूछे थे 2012 में, बट इसमें क्या है कि आपको इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे हुए हैं 10। और मैथमेटिक्स के जो एप्टीट्यूड के क्वेश्चन थे वो 8 है, बट इसमें क्या है कि मैथ्स एंड स्टैट्स के क्वेश्चन जो है सो 30 है, 30 क्वेश्चन मैथ्स एंड स्टैट्स के। तो आप देख लो वेटेज किसकी ज़्यादा है। तो जो लोग ये कह रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी मैसेज आती है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज की डेली वीडियो आनी चाहिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी में, इतनी सोशल सिक्योरिटी तो बहुत सारी आपकी करंट अफेयर से कवर हो जाती है। तो बेसिक जो आपको फोकस करना चाहिए वो यही पार्ट है, पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस, एप्टीट्यूड, तो इंग्लिश का भी आप थोड़ा बहुत ये कर सकते हो। ओके, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, जो अकाउंटेंसी, ये 3 जो है। अब आप सोचिए 3 क्वेश्चन आए हुए हैं। अब 3 क्वेश्चन के लिए आपको, अकाउंटेंसी इतना बिग सब्जेक्ट है कि आप उसको, पॉसिबल ही नहीं है कि आप 1 महीने या 2 महीने में कर सकते हो। तो जितनी भी वीडियोज आपको चल रही है कि अकाउंटेंसी का, उससे आप क्या कर लोगे। अगर 3 क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन तो आप वैसे भी अगर ट्राई करोगे तो 1 क्वेश्चन बना सकते हो। तो आप उस पर फोकस ज़्यादा करो जिसमें कि मार्क्स श्योर है। अब 2016 में क्या था, 2012 में और 16 में क्या अंतर है। यहाँ 100 क्वेश्चन के थे, ठीक है, और ये 2016 में 120 क्वेश्चन थे। तो आप देख रहे हैं कि मैथमेटिक्स की वेटेज बढ़ गया, और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक के भी क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, साइंस एंड कंप्यूटर की वेटेज ज़्यादा है। ओके, आप देख लीजिए यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल रिलेशन के क्वेश्चन 14 क्वेश्चन है, और इसमें इंडस्ट्रियल रिलेशन भी है, लेबर लॉज भी है, सोशल सिक्योरिटी भी, जो कि आपके करंट अफेयर्स में कवर हो सकता है, और अकाउंटेंसी के बस 3 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। और आप बहुत ज़्यादा भी अगर पढ़ लोगे ना तो ये 3 क्वेश्चन बनाना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि कहाँ से पूछेगा कुछ नहीं पता। तो थोड़ी बहुत आपको एक आइडिया होना चाहिए, जितने भी क्वेश्चन पूछे उस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे तो बने, नहीं तो कोई बात नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे। ओके, सो इस पे, ये जो सिलेबस है इस पे अभी मैं देख रहा हूँ कि मैक्सिमम लोग इस पे फोकस कर रहे हैं। तो इस पे हम लोगों ने जो सीरीज चलाई है उसमें हमने मिनिमम जो चीज़ें हैं, जो जानना एकदम ज़रूरी है, उस पर अगर क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व कर पाओगे, वो हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि हर एक्ट को थोड़ी बहुत चीज़ें देख ले रहे हैं कि ये एक्ट है, इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है, कुछ कुछ प्रोविज़न देख रहे हैं, और उस पर जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो हम सॉल्व कर रहे हैं। अब खुद से बना करके उसमें 100 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, सब सेक्शन आपको रटवा दे, उससे कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। तो इट्स बेटर कि आप जो है इस पे फोकस नहीं, कोर टॉपिक पे फोकस करें। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी था ये एनालिसिस,
क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि लेबर लॉज के डेली वीडियो आने चाहिए, इंडस्ट्रियल रिलेशन के डेली वीडियो आने चाहिए। कोई ज़रूरत नहीं है, आप कोर टॉपिक पर फोकस करें। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन 2015 के क्वेश्चन। और एक और डिमांड थी कि जो पार्ट 1 है उसमें हम लोग को डिमांड आ रही थी कि लेबर लॉज के आप पहले सॉल्व करो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको उनको बस अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, लेबर लॉज यही सब देखने हैं। ओके, उनको पॉलिटी, इकोनॉमी नहीं देखने हैं। तो हमने जो फर्स्ट पार्ट, ये अभी जो ये वीडियो में फर्स्ट पार्ट आएगी, फर्स्ट पार्ट में हम लोग 60 क्वेश्चन कवर करेंगे और उस 60 क्वेश्चन में अकाउंटिंग के जो 3 क्वेश्चन पूछे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो 10 या 15 जितने भी क्वेश्चन हैं, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज के 10 प्लस क्वेश्चन हैं, सोशल सिक्योरिटी, उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस सेक्शन में हम लोग इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और इसमें हम लोग मैथ्स एंड स्टैट्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो जिनको ये सारी चीज़ें देखनी है वो पार्ट 1 देखें। अगर जिनको पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी ये सब देखनी है वो आप सेकेंड पार्ट देख सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट पार्ट में वी आर गोइंग टू डिस्कस 60 क्वेश्चन। ओके, तो हम लोग स्टार्टिंग ही कर देते हैं पहले अकाउंटेंसी से, ठीक है ना, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के क्वेश्चन। अब पहला क्वेश्चन है, अब आप कितना भी पढ़ के जाओगे ये सब क्वेश्चन तभी आप बना पाओगे जब आप अकाउंट बैकग्राउंड से हो और आप कोई इंजीनियर हो, आप किसी आर्ट बैकग्राउंड से हो, आप चाहोगे कि इसमें हम एक महीने में एकदम एक्सपर्टाइज हासिल कर दें। इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है ना। तो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, दैट्स मोर देन इनफ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि इस हम लोग का जो मेन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा तो आप सॉल्व करके आओ, क्योंकि ये पहले पूछा जा चुका है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, कंसीडर एन इंडस्ट्री विद द फॉलोइंग फीचर। एक इंडस्ट्री है जिसकी कुछ फीचर दी हुई है। पहला क्या दिया हुआ है, बजटेड मंथली फिक्स्ड कॉस्ट 2,20,000 रुपया इन्होंने रखी है कि हमें खर्च करनी है। सिंपल सा याद रखना है, सिंपल सा समझिए इस क्वेश्चन को। अगर एग्जामिनेशन में भी अगर सिंपल सा सोचेंगे तो इन्होंने 2,20,000 रुपया बजट रखा है और जो बजट रखा है उसमें दूसरा कंडीशन क्या कहता है, नॉर्मल मंथली आउटपुट 12,000 पर स्टैंडर्ड लेबर, ठीक है। एक स्टैंडर्ड लेबर में 12,000 रुपये खर्च होता है, ठीक है। वन स्टैंडर्ड, ठीक है, तो वन स्टैंडर्ड लेबर आवर में कितना है, 12,000 रुपया, 12,000 लगता है, ठीक है, 12,000। तो हमारे पास जो बजट है वो कितना है, तो बजट है 2,20,000। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, तो 2,20,000 में कितना पर लेबर आवर लगेगा, तो 2,20,000 में आप 12,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब क्या है, स्टैंडर्ड वेरिएबल ओवरहेड रेट है 25 पर लेबर आवर, तो इतना पर लेबर आवर हो गया, ठीक है, प्लस वेरिएबल भी कुछ है, वो क्या है 25, ठीक है। तो पूछ रहा है कि टोटल फैक्ट्री ओवरहेड रेट कितना होगा, तो ये और प्लस ये जो भी होगा वो हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर आएगा इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो इट्स 43.33 पर लेबर आवर। समझ में आ गया। बजट हमारा 2,20,000 है, मंथली आउटपुट कितना है पर स्टैंडर्ड लेबर आवर, मतलब एक स्टैंडर्ड लेबर आवर पे 12,000 आउटपुट है, ठीक है। तो हमारा बजट कितना है 2,20,000, तो हम उसमें से पर लेबर आवर निकाल लेंगे और वेरिएबल भी कुछ ओवर रेट है जिसको हम ऐड कर देंगे। ये तो फिक्स वाली हो गई है ना, फिक्स्ड कॉस्ट है इतना, और कुछ जो है जैसे मान लेते हैं कि हमने ये रखी है कि हम 1,00,000 रुपये कहीं पे खर्च कर रहे हैं, फिक्स्ड कॉस्ट हमने कर लिया, ठीक है। अब 1,00,000 में कुछ करना है, लेकिन हो सकता है कि पर लेबर आवर कुछ, जैसे कि हमने सोचा कि पर लेबर आवर 50 रुपये लगेगा, ठीक है, बट पर लेबर आवर में 10 रुपये और लग गए हैं, ठीक है, वेरिएबल हो गया, जो मतलब कि हो सकता है ऐसा कि कुछ लग जाए, क्लियर। तो उन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये टोटल फैक्ट्री ओवरहेड हमारा जो हैगा 43.33 पर लेबर आवर हो जाएगा। बस इतना आपको इन्फॉर्मेशन, इतनी ज़रूरत है, इससे ज़्यादा इस पर दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे इस टाइप के क्वेश्चन आप करके रखो, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना, अगर इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया तो फिर छोड़ देंगे उसको। क्या क्वेश्चन है, अ फर्म इज परचेजिंग 2 आइटम, 2 आइटम खरीद रही है कोई कंपनी, बोथ ऑन क्रेडिट ऑन द सेम डे, दोनों जो है सो उधारी में खरीद रहे हैं। द क्रेडिट टर्म ऑफर्ड फॉर द फर्स्ट आइटम, पहले आइटम पे क्रेडिट टर्म क्या दिया गया है, पहले वस्तु के लिए ऑफर है, क्या ऑफर है, 2.5/10, 1/20 और नेट 30। अब ये टर्म आपको पता होना चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ, ठीक है, मैं बता दूंगा आपको।
एंड द क्रेडिट टर्म ऑफर्ड फॉर द सेकेंड आइटम, और दूसरे आइटम के लिए क्या है, ये तो पहले आइटम के लिए हो गया, ठीक है, 3/5, 2/15, नेट 30। समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब वर्ड क्या है। अब देखिए, द डिक्लेयर्ड परचेज कॉस्ट ऑफ आइटम 1, पहला आइटम का जो परचेज कॉस्ट है वो है 60,000 रुपया, और आइटम 2 का जो परचेज कॉस्ट है वो है 1,40,000 रुपया। इफ़ बोथ क्रेडिट्स कैन बी सेटल्ड ऑन 14th डे, 14वें दिन पे दोनों सेटल कर दे रहा है। क्लियर? तो टोटल अमाउंट कितना पे हुआ, 14वें दिन पे कर देता है। अब इसमें ना आप समझिए 2.5/10 का क्या मतलब है यहाँ पे, ठीक है, ऑफर दिया है ना कि 2.5/10, इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा इफ़ अगर पैसा इफ पेड विद इन 10 डेज, अगर 10 दिन के अंदर में पे कर देंगे तो उनको 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? 2.5/10 का मतलब ये हो गया कि अगर 10 दिन के अंदर पैसा पे कर देंगे तो 2.5% का डिस्काउंट मिलेगा। 1/20 का मतलब क्या हो गया कि अगर इफ पेड विद इन 20 डेज, ठीक है, तो 1% का डिस्काउंट मिलेगा। क्लियर? अब नेट 30 का मतलब क्या हो गया, ठीक है, तो नेट 30 का यहां पे मतलब हो गया अदरवाइज, अगर ऐसा नहीं किए, 10 दिन में नहीं किए, 20 दिन में नहीं किए, तो क्या हो जाएगा, अदरवाइज नेट अमाउंट ड्यू विद इन 30 डेज, मतलब अगर नहीं तो पूरे पैसे आपको देने पड़ेंगे, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। क्लियर? ये हो गया, यहाँ पे भी वही हो गया, 3/5 है, 2/15 हो गया, 5 दिन में देंगे तो 3, 15 दिन में देंगे तो ये। अब बोल रहा है कि 14वें दिन में वो पैसा दे दिया, तो 14 डे में दिया, तो कैसे क्या हो सकता है। अब आप सोचिए कि हम लोग बात करते हैं 60,000 रुपया, अब 14वें दिन में दे रहा है पैसा, इसका मतलब कौन सा कंडीशन इसमें लगेगा, 1/20। 10 दिन के अंदर तो दे नहीं रहा है, 20 दिन के अंदर दे रहा है। अगर 20 दिन के अंदर दे रहा है तो 1% डिस्काउंट है, तो हम इसको कर देंगे 1% डिस्काउंट, मतलब 100 - 1 99/100, इतना पैसा लगेगा, ठीक है, पहले आइटम के लिए। प्लस दूसरे आइटम के लिए क्या है, दूसरा आइटम कितना का है, 1,40,000 का है। अब 1,40,000 का है और ये भी 14वें दिन में पे कर रहा है, 14वें दिन में दोनों पे कर रहा है, तो ये कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा कि 15 दिन के अंदर करेंगे तो 2% लगेगा। क्लियर? ये 2/15 है, वही लगेगा, 5 दिन के अंदर 3%, 15 दिन के अंदर 2%, ठीक है। तो 14,000 इंटू 98/100, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा ये 59,400 प्लस 137,200। अब अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि 5 दिन में सेटल कर रहा है, तो उसके अनुसार से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 दिन में से सॉल्व अगर कर रहा पे कर रहा है तो 2.5% और 3% करके, तो ये आंसर आ जाएगा 1,96,600। आसान सा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास आते हैं तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, ठीक है, यही वे है। 2 क्वेश्चन हो गए। तीसरी क्वेश्चन ये अकाउंटेंसी का पूछा था, डेटा रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम। डेटा रिगार्डिंग, अभी देखो कॉस्ट अकाउंटिंग की है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, अब अकाउंटेंसी भी पढ़ो, कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ो, इट्स नॉट पॉसिबल। So data regarding inventory of a particular item of usage in the production activities of an organization are the quantity in stock is 1500 unit। अब आप समझ लो, पहला ये पॉइंट याद रखना है कि स्टॉक में कितनी क्वांटिटी है, 1500 यूनिट, एंड द वैल्यू ऑफ दिस स्टॉक इज, और उस स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 1,27,500 की उसकी वैल्यू है। अब दिस वर्क आउट टू एन एवरेज यूनिट कॉस्ट, और एवरेज यूनिट कॉस्ट कितनी है, 25 रुपये, मतलब 1500 जो है उसकी एवरेज है 85। ड्यूरिंग द इंस्यूइंग ईयर एक्स एन एडिशनल 300 यूनिट्स आर परचेज्ड। ठीक है, क्या बोल रहा है, इंस्यूइंग ईयर है ना, मतलब आने वाले समय में 300 यूनिट खरीदा गया है ना, आगामी वर्ष एक्स के दौरान 95 रुपीज 95 की प्रति 95 यूनिट कॉस्ट है ना, 95 की प्रति इकाई लागत पर 300 अतिरिक्त खरीदी जाती है इकाई। यूनिट कॉस्ट 95 रुपये करके 300 यूनिट खरीदी जाती है अलग से।
ठीक है। कंजम्पशन इन प्रोडक्शन प्रोसेस ड्यूरिंग द ईयर एक्स हैज बीन 600, लेकिन आगामी वर्ष में जो ना एक्स वर्ष के दौरान 600 कंजम्पशन होती है। वर्किंग बाय द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस, अब ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेसिस क्या होता है। द वैल्यू ऑफ द रेसिड्यूअल इन्वेंट्री ऑफ द आइटम एट द एंड ऑफ द ईयर एक्स के एंड में क्या होगा। अब आप समझिए, स्टॉक में 1500 इकाई है और उसका मूल्य कितना है 1,27,000 और उसमें पर यूनिट कितना है 85 रुपीज़। ठीक है, आने वाले समय में 300 अतिरिक्त खरीदी जाती है इकाइयाँ। ठीक है, 300 और खरीदी जाती है 95 रुपये करके, लेकिन वर्ष एक्स में 600 जो है सो खर्चा हो जाती है। कंजम्पशन कितनी होती है 600। तो अब क्या बचा, कितने का बचा, ये पूछा जा रहा है। तो पहला क्या है ना कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या होता है। जो अब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब होता है पहले जो खरीदा जाता है, पहले जो खरीदा जाता है। ठीक है, पहले जो खरीदा जाता है उसे ही पहले कंज्यूम किया जाता है, उसे पहले, अब ये क्यों जरूरी है, पहले कंज्यूम किया जाता है। ठीक है, किया जाता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले खरीदा गया उसको पहले कंज्यूम करना है, ये फीफो का मतलब हो गया। ठीक है, और ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, एक होता है लीफो। अब मान लेते हैं अगली बार क्वेश्चन पूछ दिया लीफो पे, तो लास्ट इन जो लास्ट में खरीदा जाता है उसको पहले कंज्यूम किया जाता है। दोनों में अंतर समझ गए, फीफो एंड लीफो। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ये आपको समझ में आ गया तो सिंपल सा क्वेश्चन है। हमारे पास कितना है देख लीजिए, टोटल 600 कंज्यूमशन हुए हैं। ठीक है, अब क्या है 600 यूनिट हमारा कंजम्पशन हुई है, क्लियर। लेकिन हमने क्या बोला है, पहले जो खरीदा जाता है उसे पहले कंज्यूम किया जाता है, क्लियर। ठीक है, अब आप सोचिए इसमें कि हमारे पास क्या था, पहले स्टॉक में कितने यूनिट थे 1500 यूनिट। ठीक है, और फिर से हमने क्या किया 300 यूनिट खरीद लिया, तो हमारे पास जो हो गया 1800 हो गए। अब हमारा कंजम्पशन जो है 600 यूनिट का हो रहा है। ठीक है, तो 600 यूनिट पहले कंजम्पशन किसको करेंगे, जो स्टॉक में है, जो पहले से स्टॉक में है उसी को कंजम्प करेंगे, पहले कंजम्पशन करेंगे। तो 600 यूनिट इसमें से अगर हम लोग कंजम्पशन बोल रहा है कि आगामी वर्ष में 600 यूनिट का कंजम्पशन हुआ, तो 600 यूनिट का कंजम्पशन हो गया, तो हमारे पास स्टॉक में जो था 1500, उसमें से कितने बचे 900। तो 900, इसकी एवरेज कॉस्ट कितनी है 85 रुपीज़। हमसे पूछ रहा है कि जो बचा वो कितने का होगा, है ना, जो इन्वेंट्री बच गया वो कितने का होगा। तो 900 इंटू 85, लेकिन 600 ही कंजम्पशन हुआ है और 300 जो बाद में खरीदे हैं वो भी तो बचा ही रह गया, वो 95 रुपीज़ है। इसको अगर सॉल्व करोगे तो आएगा 1,05,000 रुपये। मान लेते हैं इसी क्वेश्चन में कि आपको रहता है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, ऐसा रहता, तो आप क्या करते लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो तब आप क्या करते 300 यूनिट इसमें का घटाते, क्लियर। अगर मान लीजिए लीफो रहता तो क्या कैसे बनता है ये, तो 300 यूनिट जो बाद में खरीदे हैं उसको पहले कंजम्पशन कर देते हैं, क्लियर। तो और बचा फिर 1500, इसमें से इस 600 में कंजम्पशन करना है, क्लियर। तो 300 पहले ये कर लेते हैं लास्ट वाला, और इसमें से 300 कर लेते हैं 1500 में से, तो 1200 और 1200 गुने 85, तो ये हमारा बच जाता। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता तो 1200 गुने 85 कर देते। होप आपको समझ में आया होगा, इससे ज़्यादा जरूरत है नहीं। ठीक है, तो ये आंसर हो गया 1,05,000। इसमें जो भी होगा, अगर लास्ट इन फर्स्ट आउट रहता तो ये आंसर होता। ठीक है, तो यही इतने 3 क्वेश्चन पूछे थे। अब इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा इसमें सोचने की बात नहीं है, बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत है नहीं। दिस इज ऑल अबाउट द अकाउंटेंसी पोर्शन। अब हम लोग जो बात करेंगे वो इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस के भी कुछ क्वेश्चन हैं, पूछे जाते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग बात करेंगे। अब ये पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइपिकल डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम एंड द सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम। प्राइवेट इंश्योरेंस प्रोग्राम और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में क्या डिफरेंस है। ठीक है, पहला एडिक्वेसी वर्सेज इक्विटी, मतलब क्या कह रहा है कि प्राइवेट इंश्योरेंस एडिक्वेसी है ना, और वर्सेज इक्विटी सोशल। अच्छा, सोशल कोई भी चीज़ होती है, सोशल इंश्योरेंस कौन करता है, डेफिनेटली गवर्नमेंट करती है। ठीक है ना, प्राइवेट इंश्योरेंस तो जिसके पास पैसा है वो कर सकता है। ठीक है ना, और इक्विटी, अब ये सोशल इंश्योरेंस क्यों होता है, एक समान लाने के लिए, ठीक है, लोगों को एक समान बनाने के लिए। और ये एडिक्वेसी होता है जिसके पास पैसे हैं,
वो आराम से प्राइवेट इंश्योरेंस कर सकता है, बट इक्विटी इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि सोशल इंश्योरेंस उन लोगों का किया जाता है, सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम जिनके पास नहीं है तो उनको न्याय सम्मत करने के लिए, ठीक है। तो उसको, तो ये सही है हमारा। अब क्या है, ये वॉलेंट्री है, ठीक है, और ये मैंडेटरी पार्टिसिपेशन है। अगर कोई गवर्नमेंट की स्कीम है तो उसमें मैंडेटरी है, ठीक है ना, कि आपको पार्टिसिपेट करना है सोशल इंश्योरेंस में, और ये वॉलेंट्री, मन है तो करो, नहीं तो प्राइवेट इंश्योरेंस नहीं भी कर सकते हो आप। कॉन्ट्रैक्चुअल वर्सेज स्टैट्यूटरी राइट, ये गवर्नमेंट की होती है तो ये स्टैट्यूटरी राइट होती है, और ये प्राइवेट की होती है तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल होती है। क्लियर? क्योंकि ये जो होती है किसी एक्ट से बनी होती है ना, जो प्राइवेट जो सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम होती है, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल है, आपके और जो भी कंपनी होगी उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट होती है कि ठीक है आप इतने साल में आपको कुछ हो जाएगा तो हम पैसे देंगे, ठीक है। अब ये फंडिंग का भी है, दोनों में फंडिंग का डिफरेंस है। अब प्राइवेट वाले जो है प्राइवेट लोग फंड करते हैं और सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम में गवर्नमेंट करते हैं, तो दीज आर द डिफरेंसेज। ओके, सो व्हाट इज द आंसर? सो इसमें जो करेक्ट आंसर है, मतलब इन दोनों में डिफरेंस कौन है, ठीक है ना, तो ये सारे डिफरेंस ये दोनों में, फंडिंग का भी डिफरेंस है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये डायग्राम है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ प्रोविडेंट फंड स्कीम। अब जो प्रोविडेंट फंड स्कीम पता है आपको, प्रोविडेंट फंड स्कीम क्या है, अब उसकी पूछ रहा है कि डिसएडवांटेज क्या है। ओके, अब ये है कि सबसे पहले प्रोविडेंट फंड स्कीम में कौन पैसे जमा करते हैं, ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिलता है, ये फ़ायदे हैं इसके, लेकिन ये लॉन्ग टेन्योर के होते हैं, इसको आप जल्दी नहीं निकाल सकते हैं। 15 साल की है तो 15 ईयर्स में निकाल सकते हैं, बाकी कुछ कंडीशन है जिसमें कि आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डिसएडवांटेज क्या क्या है आप समझ लीजिए पहले, कि इसमें पैसे क्यों लोग डालते हैं प्रोविडेंट फंड स्कीम में, कि ये इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। क्लियर? और दूसरा क्या है, और इसकी डिसएडवांटेज क्या है कि आप जल्दी पैसे अगर डाल दिए तो आप जल्दी निकाल नहीं सकते हैं, लॉन्ग टेन्योर होते हैं 15 साल की, ठीक है, उसके बाद आप पैसे निकाल सकते हैं। कुछ कंडीशन है जिसमें निकाल सकते हैं, बट आप मोटा मोटी आपको ये समझना है। अब पहला क्या बोल रहा है कि इसमें डिसएडवांटेज में मनी इज इनएडिक्वेट फॉर रिस्क अकरिंग अर्ली इन वर्किंग लाइफ। अगर आप कुछ कामकाजी जीवन जो है ना, अर्ली वर्किंग लाइफ है, अगर स्टार्टिंग में अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसके लिए क्या कहते हैं, पैसे कम है, ये है डिसएडवांटेज। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अगर मान लेते हैं कि प्रोविडेंट फंड में पीएफ में आप पैसा जमा करते हैं, ठीक है, आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पैसा जमा हो रहा है, तो हर महीने कुछ कुछ जमा होता है, ठीक है, और आपको जब रिटायर होते हैं उस समय इसमें का पैसा मिलता है, या कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इसका पैसा मिलता है। मान लेते हैं कि आपकी जो लाइफ है में कुछ ऐसा जोखिम हो गया, कुछ एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो गया, डेथ हो गई, क्लियर, अर्ली टाइम में, तो आपके जमा कम पैसे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको मनी जो है, पैसा जो है पर्याप्त नहीं है अगर अर्ली लाइफ में आपका हो जाता है। बाद में होता है तब तो पैसे बहुत जमा हो गए रहते हैं। क्लियर? तो ये क्या डिसएडवांटेज है? बिल्कुल ये डिसएडवांटेज है। इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग, ये भी सही है। अब ये कैसे सेविंग को ये करेगा, ठीक है ना, सेविंग को कैसे कम कर देता है। अब मान लेते हैं कि जब हमने 100 रुपया जमा किया कहीं पे, अब 100 रुपये में जब हमने 100 रुपये जमा किए तो उस समय पैसे की वैल्यू थी, मान लेते हैं कि 100 रुपये में आपको 5 kg चीनी मिल रही है, ठीक है, 5 kg शुगर मिल रही है। क्लियर? अब मान लेते हैं कि ये पैसा हमारा 10 साल में 200 रुपये हो गए, ठीक है, लेकिन 2 साल जब हो गए हैं तो 200 रुपये मिल रहे हैं आपको, मान लेते हैं 10 साल के बाद, लेकिन 10 साल के बाद तो अच्छा यहाँ पे पर केजी कैसे हुआ, 20 रुपये पर केजी, ठीक है, शुगर हुआ। मतलब जब आप जमा कर रहे हो पैसा उस समय 100 रुपये जमा कर रहे हो तो 20 रुपये पर केजी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब आप 10 साल के बाद, आफ्टर 10 ईयर, 10 साल के बाद फिर आपको मिला 200 रुपये, तो आप सोचे अरे पैसा तो गुना हो गया। लेकिन आप जब शुगर उस समय चीनी खरीदने गए तो क्या होगा, उस समय मान लेते हैं कि चीनी रहा 50 रुपये, तो आप क्या खरीद रहे हो, आप 50 रुपये पर केजी मान लीजिए रहा, तो जो चीज़ें 50 रुपये पर केजी रहा तो यहाँ पे आप 4 केजी ही खरीद पा रहे हो। क्लियर? या मान लीजिए अगर 40 रुपये पर केजी भी है, 40 रुपये पर केजी है तो भी है 5 केजी, तो पैसा आपको बढ़ के कहाँ मिला, आप उस समय जो पैसे की वैल्यू थी आज भी तो वही वैल्यू है अगर 40 रुपये पर केजी है तो दैट्स ये हैपन बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू घटती है, रियल वैल्यू घट जाती है। क्लियर? फायदा तो तब होता ना कि आज से जब हमको 200 रुपया मिला तब भी 20 रुपये केजी ही रहा, ठीक है, तब तो हम 10 केजी खरीद पाते हैं।
क्लियर? ठीक है, तो ये 200 रुपये में यहाँ पे 4 kg ही खरीद पाएगा, तो क्या हुआ, उसको तो नुकसान हो गया। 100 का 200 मिला बट नुकसान हो गया। तो इन्फ्लेशन इरोड्स द रियल वैल्यू ऑफ सेविंग, ये भी डिसएडवांटेज है। इट जनरेट फोर्स सेविंग दैट कैन बी यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान। ये आपको मन है तो जमा करो पीएफ में, तो नहीं करो, ऐसा कुछ फोर्सफुली नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये तो डिसएडवांटेज नहीं है, फोर्सफुली है ही नहीं। इट जनरेट फोर्स सेविंग दैट कैन यूज टू फाइनेंस नेशनल डेवलपमेंट प्लान, तो ये तो हो गया गलत। तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 and 2 ओनली, यही डिसएडवांटेज है। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है, द फेमस गिरी अप्रोच। ये गिरी अप्रोच क्यों, क्या है, आप ये समझ लीजिए। ये गिरी अप्रोच जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में है इंडिया में, वो कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में है, ठीक है। अब इसमें सारी टर्म मैंने बताई है, पिछले वीडियो में बताई थी। एडजुडिकेशन क्या होता है, एडजुडिकेशन कब होता है, जब कोई लेबर कोर्ट में या किसी कोर्ट में चला जाता है और वहाँ पे फैसला होता है, तो उसको बोलते हैं एडजुडिकेशन। अब आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन तब होता है जैसे मान लेते हैं कि आप, ये एम्प्लॉयर है, ये वर्कमैन है, दोनों में लड़ाई हुई, इन्होंने किसी तीसरे बंदे को रखा, ये इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर, अब ये आर्बिट्रेटर क्या करेगा, आर्बिट्रेटर इसका भी सुनेगा, इसका भी सुनेगा और फैसला लेगा, तो हो गया आर्बिट्रेशन। ये बिफोर गोइंग टू कोर्ट, कोर्ट जाने से पहले ये दोनों ऐसा करता है, बिफोर गोइंग टू कोर्ट, कि चलो ठीक है हम आर्बिट्रेशन में सॉल्व कर देते हैं, कोर्ट का टाइम भी बर्बाद नहीं करेंगे और प्रॉब्लम भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। एक है कॉन्सिलेशन। कॉन्सिलेशन में क्या होता है कि दो एम्प्लॉयर वाले और एम्प्लॉय वाले दोनों म्यूचुअली एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम फैसला करेंगे, ठीक है। और ये एक बंदा होता है इसमें कॉन्सिलेशन ऑफिसर, वो बस मध्यस्थता करता है, डिसीजन यहाँ नहीं लेता है। दोनों में डिफरेंस देख लो, कॉन्सिलेशन और आर्बिट्रेशन में। यहाँ पे जो कॉन्सिलेशन ऑफिसर होता है वो डिसीजन नहीं लेता है, जस्ट वो मेडिएट करता है। ये दोनों ही अपना एग्रीमेंट बनाता है, ठीक है ना। ये बस दोनों को एक टेबल पे ला करके बिठाता है, इस तरह से समझ लो आप, तो कॉन्सिलेशन। अब कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग ये है कि ना ही किसी के पास जाए, कहीं पे नहीं जाए, अंदर में ही एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर दोनों बैठ करके डिसीजन ले लें, ठीक है। दैट्स अ कंपलसरी कलेक्टिव बार्गेनिंग। अब ये गिरी अप्रोच क्या है, ठीक है। आप देख लीजिए, गिरी अप्रोच जो है, जो हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे वीवी गिरी, उन्होंने जो वेल बीइंग ऑफ द वर्किंग क्लास, ठीक है ना, के बारे में उन्होंने कुछ किया था। वो उन्होंने कहा था, इट इज एन इसेंशियल कंडीशन टू मेंटेन म्यूचुअल ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई टू ऑब्टेन द गोल ऑफ रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। बोला कि ये बहुत ज़रूरी है कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई का जो कंडीशन हो, ठीक है ना, वो क्या हो, ट्रस्ट पे हो, दोनों के बीच में ट्रस्ट हो, क्लियर। और इनको जो है, इन्होंने ये भी कहा था कि ना वॉलेंट्री निगोशिएशन होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे जाना नहीं है, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय खुद बैठ करके और डिस्प्यूट को सेटल कर ले, क्लियर। ऐसा नहीं, इसको कहीं कोर्ट वोट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको इकोनॉमिक डेवलपमेंट या सोशल जस्टिस चाहिए तो उसमें वॉलेंट्री निगोशिएशन ही करना पड़ेगा। कोर्ट में जाएंगे तो फिर वो जिसके पक्ष में फैसला आएगा उसको दूसरे को बुरा लगेगा, क्लियर। तो ये बोला था वीवी गिरी ने, तो आंसर क्या हो गया, वीवी गिरी ने इसको गिरी अप्रोच, वीवी गिरी। ओके, अगला क्वेश्चन है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। अब आप इसमें देख लीजिए, सेक्शन 5 ऑफ द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 क्या कहता है कि 12 वीक का आपको मिलना चाहिए मैटरनिटी बेनिफिट। लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि 2015 में तो ऐसा रूल्स नहीं आया था, तो 12 वीक्स ही आंसर होगा। बट 2017 में एक अमेंडमेंट ला करके उस 12 वीक को 26 वीक कर दिया गया है, ठीक है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछेगा तो 26 वीक, 2007 में अमेंडमेंट ला करके मैटरनिटी बेनिफिट को क्या कर दिया गया, 26 वीक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब आप खुद से सोचिएगा, अगर ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। इंडिया में इसमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है सोशल सिक्योरिटी। अब इनकम टैक्स सोशल सिक्योरिटी कब से देने लगा, इनकम टैक्स तो होगा नहीं। अब क्या है, LIC बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी इंडिया में देता है ना। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड देता है ना। टैक्स सोशल सिक्योरिटी कब से देने लगा, क्लियर। इसके बाद क्या है, नेशनल पेंशन स्कीम बिल्कुल सोशल सिक्योरिटी है, क्योंकि आपको जब बुढ़ापा आएगी तो आपको पैसे मिलेंगे। पोस्टल प्रोविडेंट फंड, ये भी सोशल सिक्योरिटी के बाद में आपको पैसा मिलेंगे।
तो 2456 इज द आंसर। इसमें कहाँ जरूरत है कि आपको लेबर लॉज एंड सोशल सिक्योरिटी के सारे पढ़ने हैं। क्लियर। अब मैटरनिटी बेनिफिट देख लीजिए, ये न्यूज में भी रहते हैं। मैटरनिटी बेनिफिट को 26 वीक किया गया है। ये क्वेश्चन भी आप लोग करंट अफेयर से बना सकते हैं। एक ये क्वेश्चन है, तो वो वैसे भी आप लेबर लॉ पढ़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते थे। एक क्वेश्चन आपको ये प्रोविडेंट फंड स्कीम का है, ये आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सॉल्व हो जाता, नहीं तो कोई इशू नहीं है। अब आप ये सोच लीजिए, एक ये क्वेश्चन था, इसमें भी अगर आप थोड़ा सा सोच सकते थे कि प्राइवेट इंश्योरेंस क्या होता है और सोशल इंश्योरेंस क्या होता है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो इसके लिए कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। अटल पेंशन योजना, अब अटल पेंशन योजना क्या है? तो ये अटल पेंशन योजना जो है वो न्यूज में रहती है हमेशा, और ये आप जो करंट अफेयर्स करते हैं वो भी इसको सॉल्व कर सकते थे। अब इसमें देख लीजिए, इसकी बेनिफिशियरी 18 से 40 साल होनी चाहिए, सही है। अब ये सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, और ये सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से भी कवर हो जाती है। बेनिफिशियरी विल रिसीव द पेंशन ओनली आफ्टर द अटेंस एज 60 वर्ष, 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तभी पैसा मिलेगा, बिल्कुल सही है। आफ्टर द डेट ऑफ द बेनिफिशियरी हिज स्पाउस कंटिन्यू टू रिसीव द पेंशन, बिल्कुल, अगर बेनिफिशियरी का डेथ हो जाता है तो उनको मिलेगा पेंशन। नो नॉमिनी ऑफ द बेनिफिशियरी परमिटेड, अगर तीसरा सही होगा तो चौथा होगा ही नहीं, ठीक है ना। तो तीसरा सही होगा तो चौथा नहीं होगा। अगर ऐसा अगर आप सिर्फ सोच लोगे कि नॉमिनी ही नहीं रहेगा बेनिफिशियरी का, तो मरने के बाद किसको पैसा मिलेगा? तो तीसरा नहीं, तीसरा चौथा में से एक कोई होगा, तो तीसरा चौथा जो में हटा दोगे तब भी आंसर यही होगा। सो फर्स्ट 2 एंड सेकेंड ईयर राइट। आप ये देख लीजिए, इसमें 18 से 40 वर्ष तक कहते हैं नॉमिनी मैंडेटरी है, ठीक है ना। 24 मंथ तक अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आप उसको क्लोज माना जाएगा। क्लियर, तो आप इसको पढ़ लेना PDF में। अब ये प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ये सबको पता था कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। ये भी सोशल सिक्योरिटी के क्वेश्चन है, ठीक है ना, और करंट अफेयर्स में भी आता है। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है, इट इज एप्लीकेबल फॉर ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स अप टू द एज ऑफ 60 ईयर्स, नहीं, 18 से 70 वर्ष के लोग, इसमें ऑल बैंक अकाउंट होल्डर्स ऑफ 18 टू 70 एज, तो ये गलत हो गया। इट इज ए लाइफ इंश्योरेंस कवर, नहीं, सुरक्षा बीमा योजना है, लाइफ इंश्योरेंस कवर नहीं है ये क्या है? एक्सीडेंट को कवर करता है। अच्छा, या तो लाइफ इंश्योरेंस होगा, नहीं तो एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर होगा, 2 या 3 में से कोई एक ही होगा। क्लियर, तो ऐसे करके भी आप क्वेश्चन बना सकते हो। तो एक्सीडेंट हो गया, द इंश्योरेंस कवर्स डेथ एंड परमानेंट डिजेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के कारण अगर मृत्यु होती है या परमानेंट डिजेबिलिटी होती है तो उसको वो कवर करता है। सो आंसर क्या हो गया? 3 and 4 इज द आंसर। आपको ये दी हुई है 18-70 वर्ष तक 2 लाख रुपया, 12 रुपये पर एनम प्रीमियम है, ठीक है। डेथ होने पे 2 लाख, और अगर 1 लाख रुपया मिलेगा अगर लॉस ऑफ साइट हो जाता है, या 1 आई या कोई एक पैर ये हो जाता है, तो आपको 1 लाख रुपया मिलेगा, ठीक है। अगला है सोशल सिक्योरिटी में प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू पर्सन फेस्ड विद। अब सोशल सिक्योरिटी किसको दोगे आप? अब ये क्वेश्चन के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी पे स्टडी करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो डिजेबल होंगे, सिकनेस होंगे, उनको आप दोगे पैसे, क्योंकि वो काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता भी होता है, बेरोजगारी भत्ता, कि उनके पास पैसे नहीं है तो उनको आप दोगे, दैट्स ऑल्सो सोशल सिक्योरिटी, उसमें आपको कैश बेनिफिट दे सकते हो। क्रॉप फेलियर हो गया, किसान क्या करेगा, ठीक है, ये भी सोशल सिक्योरिटी हो गया, उनको खाने को पैसे दोगे ना। लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर, ठीक है, लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर मतलब कोई लड़का है डेथ कर गया, तो उस लड़की को, या कोई लड़की है ना, ठीक है ना, डेथ कर गई, तो लॉस ऑफ मैरिटल पार्टनर पे भी आपको सरकार पैसे देती है। वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन मिलती है ना, विडो पेंशन, ओके, तो इस समय पैसे दे सकती है। सो 1, 2, 3 and 4 मे प्रोवाइड कैश बेनिफिट, गवर्नमेंट दे सकती है, तो इन सारे केस में गवर्नमेंट दे सकती है। अब क्या है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 कवर्स फैक्टर्स लाइक। अब इस क्वेश्चन के लिए आपको इस एक्ट को जानना जरूरी है, ठीक है। तो कुछ एक्ट तो आप वैसे भी पढ़ लेना। फैक्ट्रीज एंड एस्टेब्लिशमेंट विद 10 और मोर एम्प्लॉय, बिल्कुल ESIA जो है वो वैलिड उस फैक्ट्री के लिए है जहां पे 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय है, ये सही है। प्रोविजन फॉर ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल केयर टू एम्प्लॉयज एंड देयर फैमिली, बिल्कुल, इसमें एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट में है कि जो पर्सन होगा, एम्प्लॉय होगा, उसको और उसके फैमिली को पूरी मेडिकल केयर मिलेगी, ये भी सही है।
प्रोविजन फॉर कैश बेनिफिट्स ड्यूरिंग सिकनेस एंड मैटरनिटी। सिकनेस, बीमार हो गया या मैटरनिटी के केस में आपको कैश बेनिफिट मिलेगा, ये भी सही है। मंथली पेमेंट इन केस ऑफ डेथ और डिजेबलमेंट, अगर आपकी डेथ हो जाती है या डिजेबल हो जाते हो तो आपको मंथली पैसे मिलेगा। ठीक है, सो द आंसर इज 1, 2, 3 एंड 4। ओके, अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में क्या सही है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपको पता होगा सुरक्षा बीमा योजना में 12 रुपये और 330 रुपया, और ये लाइफ इंश्योरेंस होती है, इतना तो पता होगा। ठीक है, 330 पर एनम। अब इसमें एक और चीज़ है, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल एडल्ट एबव 18 ईयर्स, नहीं, 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस होता है, 330 रुपये पर एनम आपको ये देना होता है, और दिस वन इज द लाइफ इंश्योरेंस। तो पहला तो गलत हो गया, ऑल एडल्ट एबव 18 ईयर्स, ये तो गलत हो गया, पहला गलत हो गया, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया। ठीक है, द प्रीमियम इज डिडक्टेड फ्रॉम द अकाउंट होल्डर्स बैंक अकाउंट थ्रू ऑटो डेबिट फैसिलिटी, ये सही है, बिल्कुल सही है। अगर आपने एक बार ये कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया, तो आपके अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। द लाइफ इंश्योरेंस वर्थ इज डिसाइडेड बाई द अकाउंट होल्डर एंड ही हैज़ टू पे द एनुअल प्रीमियम अकॉर्डिंगली। कितने का लाइफ इंश्योरेंस है वो डिसाइड अकाउंट होल्डर करेगा, नहीं, गवर्नमेंट ने पहले ही फिक्स कर दी हुई है कि 2 लाख रुपए हम का ही इंश्योरेंस हो सकता है, तो ये अकाउंट होल्डर डिसाइड नहीं करता है, तो ये गया। सो आंसर इज 2 and 4, सो द आंसर इज सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द जनरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, लेबर लॉज, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, सब सारे क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब आपको ये समझ में आया होगा कि इसमें कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा उस लेबर लॉज के बारे में जानना है। डेफिनेटली यू शुड स्टडी, क्योंकि अगर 10 भी क्वेश्चन पूछते हैं तो आपको उसमें 4-5 बनने चाहिए, 5-6 बनने चाहिए, लेकिन कोर टॉपिक पे पहले आप फोकस करें। ओके, अब हम लोग जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंडिकेशन आउट ऑफ द सेंटेंस आई गेव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, इसका क्या मतलब हुआ। ये क्या आइटम है, ठीक है, और इसका क्या मतलब होता है, टू स्पीक, किसी से आप गुस्से में बात कर रहे हो, टू स्पीक टू समवन इन एन एंग्री वे, है ना, गुस्सा में किससे बात कर रहे हो। आई गिव हिम अ पीस ऑफ माई माइंड, मैं अपने माइंड का पीस इनको दे दिया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एप्रिसिएशन हुआ। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, प्रशंसा, वार्निंग, चेतावनी, ग्रीटिंग, अभिवादन, स्कॉल्डिंग, फटकार करना। तो क्या होगा, आपको क्या लगता है इसमें आंसर क्या होगा, इसके आंसर क्या होंगे। गुस्सा में बात कर रहे हैं तो फटकार रहे हैं, स्कॉल्डिंग ही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्रेशन ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब क्या होगा, ये भी आइटम है एक। इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब रॉयल फैमिली मेंबर। ये ब्लू ब्लड होता है उसके लिए रॉयल फैमिली मेंबर को डिस्क्राइब करने के लिए, राजा के घर का, है ना, रॉयल फैमिली मेंबर, बड़े घर का, है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, रईस, है ना। सो एन एरिस्टोक्रेट, एरिस्टोक्रेट का मतलब होता है रईस। सो द आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन है, ही वॉज होइस्ड बाय हिज ओन पेटार्ड। पेटार्ड का मतलब क्या होता है, एक छोटा सा स्मॉल बम होता है ना, स्मॉल बॉम्ब यूज्ड फॉर blowing up gates and walls, blowing up gates and walls when breaching fortification, आप फोर्टिफिकेशन को ब्रेच कर रहे हो, है ना, तो ये हो गया पेटार्ड। वो अपने ही पेटार्ड से, ही वॉज वाइस्ड बाई हिज ऑन। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि जो बॉम्ब मेकर है ना, आपने बॉम्ब बनाया, क्लियर, और आप ही उसमें मर गए, बस यही मतलब होता है। ही वॉज वाइस्ड बाई हिज ऑन पेटार्ड का मतलब यही होता है
कि बॉम्ब मेकर्स इज ब्लोन ऑफ द ग्राउंड बाय हिज ओन बम, अपनी जमीन को अपने ही बम से उड़ा दिया। ठीक है, तो ये क्या होगा? और ये जो फ्रेज है ये क्या है? फ्रेज है। और ये फ्रेज कहां से लिया गया है? विलियम शेक्सपियर की एक प्ले है हैमलेट, वहां से ये उठाई गई है। ही वॉज वाइस्ड बाई हिज ओन पेटार्ड। ठीक है ना, वो अपने बम से अपने ही नीचे की जमीन हटक ये कर दिया। ठीक है, तो क्या आंसर होगा इसका? ही हैड प्रॉब्लम्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन प्लान्स टू हर्ट्स अदर्स। ठीक है, ही वॉज हाई अपॉन द पोल, ही वुड यूजुअली रन अवे फ्रॉम द ट्रबल, ही वॉज इनडिफरेंट टू हिज सराउंडिंग। आंसर समझ में आ गया? ही हैड प्रॉब्लम्स एज ए रिजल्ट ऑफ हिज ओन, वो अपने ही प्लान से उनको प्रॉब्लम हो गई। ठीक है, व्हाट इज बैलाड? ठीक है, ये होता है कथा गीत या गाथा गीत, गाथा गीत। मतलब क्या हो गया कि आप समझिए कि एक पोएम है, एक पोएम में किस आपने स्टोरी कह दिया है ना, पोएम दैट टेल्स अ स्टोरी, है ना, उसको बोलते हैं कथा गीत या गाथा गीत। ठीक है, जनरली ये लव के बारे में बोला जाता है ना। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? अ नोवेल, अ हिस्टोरिकल नरेशन, अ पॉपुलर स्टोरी और फोकटेक इन वर्सेस। सी, दिस इज द आंसर सी। अगला क्वेश्चन है प्लेगरिज्म। ये तो पता ही है, कॉपी पेस्ट, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज प्रेजेंटिंग द वर्क ऑफ समवन एल्स एज वंस ओन। मतलब आप किसी दूसरे का काम किया होगा कॉपी पेस्ट कर करके आप ले आते हो। ठीक है ना, तो वो हो गया प्लेगरिज्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइवलरी बिटवीन द टू क्लान्स हैज बिकम वाटर अंडर द ब्रिज मीन्स। अब वाटर अंडर द ब्रिज का मतलब क्या होगा? ये भी एक आइटम है, वाटर अंडर द ब्रिज। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? ठीक है, कुछ जो पहले हुआ है, समथिंग हैपेंस इन द पास्ट। सो द राइवलरी कंटिन्यू, इट हैज बिकम अ थिंग ऑफ द पास्ट, इट कनेक्ट्स द टू क्लान्स, दिस वन इज दैट। मतलब दो क्लान के बीच में जो राइवलरी है ना, हैज बिकम वाटर ऑन द ब्रिज मीन्स, मतलब कि अब जो है सो वो वाटर मतलब कि अब पुराना हो गया। अब वो जो लड़ाई हो रही थी दोनों में वो पुरानी हो गई। अगला क्वेश्चन है, ओके, सो क्या क्वेश्चन है हमारा? द टीचर गेव मी द बुक। ये दिया है 1 2 3 4 5 6, वेयर द वर्ड्स आर नंबर्ड फॉर कन्वीनियंस ऑफ रेफरेंस। जो 1 2 3 4 5 है वो कन्वीनियंस के लिए दिया गया है। कंसीडर ऑल्सो द इंसर्शन ऑफ अ सिंगल वर्ड वनली। अब इसमें एक वर्ड लगाना है वनली। ठीक है, अब कहाँ लगाना है वो देखना है। इनटू दिस सेंटेंस, ओके, टू इंडिकेट ए डिजायर्ड इफेक्ट, जो चाहते हैं वो आ रहा है। ठीक है ना, वेयर शैल दिस वर्ड बी इंसर्टेड इफ द इम्फेसिस, इम्फेसिस मतलब ध्यान किस पे देना है? रिसिपेंट पे। ठीक है, अब क्या है? द टीचर गेव मी द बुक। ठीक है, टीचर ने मुझे बुक दिया। अब रिसिपेंट पे अगर करना है तो वनली कहाँ पे लगाएंगे? ठीक है, तो अगर हम लोग ऐसा लिखें, द टीचर गेव, किसको बुक दिया? मुझे, तो मुझे पे एम्फेसिस करना है, तो क्या लिखेंगे? गेव वनली मी द बुक। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये हुआ शिक्षक ने मुझे केवल किताब दी, केवल मुझे दिया, हो गया, मुझ पे जो है सो एम्फेसिस हो गया। सो टीचर गेव वनली मी द बुक। ठीक है, तो पहला तो यह गया। ऑन द यूनिकनेस ऑफ द आइटम, अब आइटम पे एम्फेसिस करना है, आइटम पे ध्यान देना है। क्या दिया? बुक, तो बुक्स लगा दो। आप क्या लगा दोगे? द टीचर, ये तो आसान क्वेश्चन है, गेव मी द बुक, बुक के वनली, टीच, शिक्षक ने मुझे केवल किताब दी, मुझे केवल किताब दी। समझ गए बात को? मतलब सिर्फ किताब दिया और कुछ नहीं दिया। ये हो गया किताब पे एम्फेसिस। केवल मुझे दिया, सिर्फ मुझे दिया, तो ये हो गया मुझ पे एम्फेसिस हो गया जो रिसीव कर रहा है। और केवल किताब दी मतलब सिर्फ किताब दी, मतलब किताब पे एम्फेसिस कर रहा है। और अब क्या बोल रहा है? गिवर, देने वाला कौन? टीचर। ठीक है, तो अब क्या होगा? टीचर के पास ओनली लगा दो। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। टीचर वनली गेव मी द बुक, या ऐसा कर सकते हैं यहाँ पे, ऐसे यहाँ वनली नहीं लगाएंगे, हम लोग लगाएंगे वनली द टीचर गेव मी द बुक। ठीक है, वनली द टीचर गेव मी द बुक, टीचर ने सिर्फ मुझे बुक दिया था। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बी। ओके,
ओनली द टीचर, सिर्फ टीचर ने मुझे बुक दी थी, समझ में आया, सिर्फ मुझे दी थी, ओनली रिसिपिएंट, सिर्फ बुक दी थी, आइटम जो गिवन है, और सिर्फ टीचर ने दिया था और किसी ने नहीं, है ना। तो ये आंसर हमारा हो गया। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइडेक्टिक। अब डाइडेक्टिक का क्या मीनिंग है? डाइडेक्टिक का मतलब होता है शिक्षाप्रद, ठीक है, जिससे कुछ शिक्षा मिल रही हो, ठीक है। इन्फॉर्मेटिव आप कह सकते हो, इन्फॉर्मेटिव, तो इन्फॉर्मेटिव हो गया जिससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? टीचिंग अ मोरल लेसन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कंसिडर द स्टेटमेंट द मैसेज ऑफ पीस एंड ब्रदरहुड परमिएटेड द एड्रेस बाय द चीफ गेस्ट। चीफ गेस्ट के एड्रेस से भाईचारा का मैसेज, भाईचारा और शांति का मैसेज क्या हुआ? फैला। परमिएटेड का मतलब क्या होता है? परमिएट का मतलब पूछ रहा है, सो परमिएट का मतलब क्या होता है? फैलना, तो टू स्प्रेड ऑल ओवर। ये तो वर्ड लाइन से ही आपको समझ में आ रहा था कि यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म अ ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब ये 1 2 3 4 है, इसको सजाना है, तो कैसे सजा सकते हैं? ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज, टू होगा पहले, ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज, ठीक है, वीक इन अरिथमेटिक, वीक इन अरिथमेटिक राइट फ्रॉम हिज स्कूल डे, ठीक है। सो आंसर हो जाएगा 2 1 3 4, ठीक है। ऑल्दो अ ग्रेट साइंटिस्ट, साइंटिस्ट आइंस्टाइन वाज, साइंटिस्ट तो बहुत महान था आइंस्टाइन, फिर भी वो अर्थमेटिक में स्कूल दिन से ही खराब था, वीक, कमजोर था। सो दिस इज ऑल अबाउट इंग्लिश पोर्सन। अब हम लोग जो करेंगे वो मैथमेटिक्स पोर्सन और स्टैटिस्टिक पोर्सन करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द फिगर शोन बिलो। अब पेरीमीटर क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि इसका पेरीमीटर निकालना है, तो ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड सारे जोड़ देंगे, हो गया पेरीमीटर। तो इसका पेरीमीटर पूछ रहा है और इसमें बता दिया है कि ए जे की वैल्यू 10 है, ठीक है, जे आई की वैल्यू 10, जे आई की वैल्यू 12, ठीक है। इसके बाद ए बी की वैल्यू x है, मतलब ये x है, सी डी की वैल्यू कितनी है? x+1 है, ओके, ई एफ की वैल्यू कितनी है? x+2 है, और जी एच की वैल्यू कितनी है? x+3 है, और बी सी डी ई एफ जी और एच आई ये y है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग? सबको ऐड कर देंगे, यही है सिंपल सा, ठीक है। अब आप सोचिए कि अगर हम लोग इसको ऐड करते हैं, किसको? इस पूरे को, तो क्या हो जाएगा? 10 प्लस एक्स प्लस वाई प्लस x+1 प्लस वाई प्लस x+2 प्लस वाई प्लस x+3 प्लस वाई, यही करेंगे, क्लियर। अब आप एक चीज़ समझिए, ये जो डिस्टेंस है, अब अगर आप सोचिएगा x यहाँ तक गया, फिर x+1 यहाँ तक आया, फिर x+2, आप समझिए यहाँ तक आया, फिर x+3 यहाँ तक आया, मतलब x+1 x+2 और x+3 क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दोनों सेम ही होगा ना, तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो 10 एजे वाला और ए से आई वाला कितना हो गया? x, ये x+1 x+2 x+3, ये हो गया 12 सेंटीमीटर। अब आप सोचिए ये अगर y है, ठीक है, ये भी y है यहाँ तक, फिर ये भी y है, ये भी y है, तो ये पूरी जो डिस्टेंस होगी कितनी? 10, तो 10 कर दूँ, तो 10 12 10, तो 10 ये 12 ये वाला डिस्टेंस, 10 ये डिस्टेंस और 12 ये, चारों तरफ का जोड़ेंगे तो कितने होंगे? 12 12 24 और 20, सो 44 सेंटीमीटर इज द आंसर। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है इन अ मीडियम साइज टाउनशिप द ट्रेंड ऑफ एनुअल इमिग्रेशन इज एन एडिशन ऑफ 20% ऑफ द पॉपुलेशन एज इट वाज एट द बिगिनिंग, ठीक है। अब इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है कि 20% जो है एनुअल इमिग्रेशन होते हैं, मतलब 20% लोग आ रहे हैं, है ना, और 15% लोग जो है वो रिलोकेट एल्सवेयर, कहीं और जा रहे हैं, तो मतलब 5% रह रहे हैं, हमारा इंक्रीज 5% ही कर रहा है हर साल। 20% लोग आ रहे हैं और 15% लोग जा रहे हैं, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि 5% लोग ही इंक्रीज कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि इस कंट्री में 20% लोग आ रहे हैं और यहाँ से 15% लोग कहीं और जा करके बस जा रहे हैं, तो इंक्रीज कितनी हुई? 5%। तो अब बोल रहा है कि अगर करेंट पॉपुलेशन 80,000 है तो 3 साल के बाद क्या होगा? तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बनाया जाए, सिंपल में मैथमेटिक्स में, तो पहले साल 105/100, दूसरे साल 105/100 और तीसरे साल 105/100, 5% 5% 3 साल बढ़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 92610, दिस इज द आंसर।
आसान क्वेश्चन है। 20% इमिग्रेट हो रहा है, आ रहे हैं, और 15% कहीं और जा रहे हैं, तो 5% ही तो हुए। ओके, अगला क्वेश्चन है, देर आर टू सर्किल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2, जिसमें R2 बड़ा है। द एरिया ऑफ द बिगर सर्किल इज दिस वन, द डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर, सो व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर ऑफ द टू सर्किल। आसान क्वेश्चन है। एक ये बड़ा सर्किल है, मान लेते हैं R2, ठीक है, और कोई एक सर्किल है जिसमें R1 है। क्लियर। तो डिफरेंस ऑफ देयर सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है, तो मान लेते हैं कि सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, तो 2πr2 बड़ा सर्किल है क्योंकि, माइनस 2πr1 इज इक्वल टू 22। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 R2 माइनस R1। ठीक है, ये 22। अभी 22 से 22 कैंसिल हो गया, सो R2 माइनस R1 क्या हो गया, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, ये याद रखना है। दूसरा क्या है कि अच्छा, बिगर सर्किल का एरिया 693/2 है, तो इसका मतलब बोल रहा है कि πr2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 693/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो अब पाई क्या, ये अब इसको सॉल्व करते हैं, 20/7 इंटू R2 का स्क्वायर, बिगर सर्किल है 693/2। तो यहाँ अगर R2 की स्क्वायर की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, अगर इसको 22 से करें तो ये हो जाएगा 63 इंटू 7 बाई, और ये 11 से कट जाता है ना, और 11 से 63 टाइम में, तो ये हो जाएगा 4। क्लियर। सो R2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 21/2। अब 21/2 हो जाएगी, और तो अब यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर 21/2 माइनस 7/2 तो क्या हो जाएगा 14/2, तो R1 की वैल्यू हो गई 7, R2 की वैल्यू हो गई 21/2। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्किल। तो डायमीटर इसका क्या हो जाएगा 2R1, तो इसकी डायमीटर कितनी हो जाएगी 14, और इसकी डायमीटर कितनी होगी 21/2 इंटू 2 21, तो दोनों को सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा 35 इज द आंसर। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर A1 A2 A3 A4 A5 A24 आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, और ये जो है A1 A5 A10 A15 A20 A24 इज 225, तो पूछ रहा है कि A1 से लेकर के A24 तक की वैल्यू की समेशन क्या होगी। अब मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मान लेते हैं कि कॉमन डिफरेंस D है। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा A1 प्लस, अच्छा मान लेते हैं कि पहला A नंबर है, दूसरा क्या हो जाएगा A प्लस D, A प्लस 2D, ऐसा ही होगा। तो अगर पहला नंबर हमारा A1 है तो हम मान लेते हैं A1 प्लस 4D। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हम लोग A1 A2 के बीच में D सपोज किए हैं, प्लस A1 प्लस 9D प्लस, क्योंकि हमारा जो nth नंबर होता है वो होता है A प्लस n-1 इंटू D। क्लियर। तो A1 प्लस 14D, A1 प्लस, अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पता होगा तो आपको ये क्वेश्चन बन जाती है आसानी से, प्लस A1 प्लस 23D इज इक्वल टू 225। ठीक है, अब ये जो आएगा इसको सॉल्व करेंगे तो 6A1 हो गया। ठीक है, 6A1 हो गया, प्लस अब D में हो जाएगा 69D इज इक्वल टू 225। अब इसको अगर हम कुछ कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2A1 प्लस 23D इज इक्वल टू 75। ठीक है, अब अगर सम होगा S24 तक तो क्या होगा, क्या होता है n/2, Sn की वैल्यू क्या होती है n/2 2A प्लस n-1 इंटू D। ठीक है, तो n/2 क्या हो गया 24/2 मतलब 12, और 2A A1 पहला टर्म है, प्लस 24 टर्म का निकालना है समेशन, तो 24 माइनस 1 23D। अब आप देखिए इसका जो वैल्यू होगा 75 है 2A1 प्लस 23D का, तो अब इसको सिर्फ वैल्यू रख दीजिए, तो 12 इंटू 75 क्या हो जाएगा आंसर 900। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा,
A certain sequence of integer is constructed as follows. Consider 0 and 1 as the first two number. पहला नंबर 0, दूसरा 1. The third number is constructed by their sum. मतलब थर्ड नंबर क्या हो गया? 0 plus 1, 1. This process constructing the next number by the sum of the last two number. तो अब ये 1 1 को जो ऐड करेंगे 2. ठीक है, 0 1 1 हो गया. द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड नंबर्स इन द सीक्वेंस. व्हाट विल बी द सेवेंथ एंड 10th नंबर? ये तो आप नॉर्मल से लिख सकते हैं. 0 1 1, 1 1 2, 2 1 3, 3 2 5. लास्ट दो नंबर को ऐड करना है. 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21. अब देख लो, ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, और ये 7 है. सेवेंथ नंबर क्या? 8 हो गया. 9th नंबर 13 है. 10th नंबर 21 है. ओके, सो दिस वन इज द 7th नंबर. 7th, ये 8th हो गया, ये 9th हो गया. 10th नंबर क्या होगा? 13 + 21 विच इज 34. सो 8 और 34 इज द आंसर. सबसे आसान क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 20 गर्ल्स एंड 30 बॉयज इन अ क्लास एंड देयर रिस्पेक्टिव एवरेज मार्क्स आर फाउंड टू 50, 55 एंड 58. द एवरेज मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास. अच्छा, आप देख लीजिए, इसमें टोटल जो इंटायर क्लास में कितने लोग हैं? इंटायर क्लास में 50 हैं. ठीक है, अब गर्ल्स का जो एवरेज है वो 55 है. तो गर्ल्स का टोटल स्कोर कितना हो जाएगा? 55 × 20 प्लस बॉयज़ का स्कोर कितना हो जाएगा? एवरेज तो होगा, टोटल स्कोर बाई टोटल नंबर ऑफ पीपल. तो गर्ल्स का क्या हो गया? 55 × 20 टोटल स्कोर, और 30 × 58 ये हो गया बॉयज़ का. और टोटल कितने हैं? 50. 20 + 30 50. तो इसके जो आंसर आएंगे वो हमारा एवरेज मार्क्स ऑफ द इंटायर क्लास होगा. ठीक है, तो हमारा क्या होगा आंसर? 56.8. अगला क्वेश्चन है, देयर आर 4 आइडेंटिकली साइज्ड एंड शेप्ड बॉल्स इन अ बॉक्स. एक बॉक्स है जिसमें 4 तरह के बॉल हैं. ईच बॉल इज ऑफ डिफरेंट कलर, दीज ग्रीन, रेड, वाइट, ब्लू. सो ग्रीन है, रेड है, वाइट है और ब्लू है. 4 तरह के बॉल है. ओनली 1 बॉल इज ऑफ ईच कलर. मतलब एक ग्रीन है, एक रेड है, एक वाइट है और एक ब्लू है. विदाउट लुकिंग इनटू द बॉक्स, बिना बॉक्स में देखे हुए, 1 बॉल इज रैंडमली पिक्ड आउट एंड इट्स कलर इज नोटेड. एक बॉल निकाला, उसका कलर नोट किया, फिर उस बॉल को इसमें डाल दिया. ठीक है, व्हाट आर द चांसेस दैट इन 2 सक्सेसिव ड्रॉ, 2 बार हम लोग निकालेंगे, 1 में गेट द व्हाइट बॉल, पहला व्हाइट होगा, और रेड एंड द मे गेट द व्हाइट बॉल एंड द रेड बॉल. ठीक है, दोनों, पहला में व्हाइट और दूसरे में रेड. ठीक है, अब क्या है कि मान लेते हैं कि पहला में व्हाइट आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी. मान लेते हैं कि या तो पहला व्हाइट होगा, दूसरा रेड होगा, या ऐसा होगा कि पहला रेड होगा, दूसरा व्हाइट होगा. तो पहला व्हाइट की क्या प्रोबेबिलिटी? 1/4 इंटू, अब उस बॉल को फिर से रख देते हैं, तो पहला जो रेड होगा उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा? 1/4. ठीक है, और प्लस पहला रेड का 1/4. 4 में से कोई भी एक निकल सकता है, वो रेड ही होगा, तो एक ही तो रेड बॉल है, इंटू 1/4. तो हमारा क्या हो जाएगा? इट्स 1/16 प्लस 1/16, तो ये हो जाएगा 2/16, तो ये हो जाएगा 1/8 इज द आंसर. ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था. अगला क्वेश्चन है, अ सिलिंड्रिकल क्लोज टैंक कंटेन्स 36 पाइप क्यूबिक मीटर्स ऑफ वाटर. एक सिलेंडर है जिसमें 36 पाइप क्यूबिक मीटर ऑफ वाटर रह सकता है, एंड इज फिल्ड टू हाफ ऑफ इट्स कैपेसिटी, और जितनी कैपेसिटी है उसके आधे भरा गया. तो मान लेते हैं कि ये सिलेंडर है. ठीक है, अब इसमें आधा भरा गया पानी. ठीक है, व्हेन द सिलेंडर टैंक इज प्लेस्ड अपराइट ऑन इट्स सर्कुलर बेस ऑन लेवल ग्राउंड, द हाइट ऑफ द वाटर इन द टैंक इज 4 मीटर. अब जिसको अपराइट रखा गया, मतलब ऐसे है, तो इसका वाटर का हाइट कितना है? 4 मीटर. बट वेन दिस टैंक इज प्लेस्ड ऑन इट्स साइड ऑन द लेवल ग्राउंड, लेकिन जब इसको ऐसे रखा गया ग्राउंड पे, ठीक है, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द सरफेस ऑफ द वाटर एबव द ग्राउंड. तो कितना हाइट होगा? तो अगर मान लेते हैं कि इसमें आधा भरा हुआ है, तो इसमें अगर उल्टा भी रख देंगे तो आधा भरेगा, ऐसे ऐसे में आधा भरेगा. तो ये पूछ रहा है कि ये हाइट कितनी होगी. ठीक है, तो ये आधा होगा क्या? रेडियस. इसका मतलब बेसिकली हमसे क्या पूछा जा रहा है कि रेडियस क्या होगी. ठीक है, जो रेडियस होगी वही हाइट होगा, क्योंकि आधा भरा हुआ है. तो आधा भरा हुआ है तो इसको करेंगे तो आधा ये फिल होगा, आधा फिल होगा तो क्या होगा? रेडियस. ओके, तो रेडियस जो होगा वो हाइट ऑफ
वाटर होगा। तो बेसिकली हमें क्या निकालना है, रेडियस। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है 36 पाई, ठीक है। और सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो अब 36 पाई 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 कैंसिल कर देते हैं यहीं पे, 36 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, और हाइट कितनी है इसमें आप देख लीजिए 4, मतलब जितना वाटर है उसकी कितनी वॉल्यूम होगी वही तो दिया हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, तो कितनी हो गई हाइट, रेडियस जो होगी वही होगी, तो रेडियस जो होगा वो 3 मीटर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इन अ रेस द फर्स्ट 4 विनर्स आर टू बी अवार्डेड पॉइंट्स, 4 जो पहला विनर होगा उसको पॉइंट में अवार्ड किया जाएगा। ईच विनर्स पॉइंट मस्ट बी 5 मोर देन दैट ऑफ नेक्स्ट पोजिशन विनर, ठीक है। जो पहले का होगा उससे 5 ज़्यादा दूसरे को होगा, ठीक है। टोटल सम ऑफ द पॉइंट्स टू बी अवार्डेड 50, आसान सा क्वेश्चन है। तो कितने, व्हाट विल बी द पॉइंट्स फॉर द थर्ड विनर, तो 4 विनर है, पहला को x तो दूसरे का x+5 x+10 x+, ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा होगा उसको 1 x+15 मिलेगा पॉइंट। तो इज इक्वल टू टोटल पॉइंट कितने हैं 50, तो 4x + 30 इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 20/4, तो क्या हो जाएगा 5, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द पॉइंट्स फॉर द थर्ड पोजीशन, तो फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन पे ये आएगा। सबसे ज़्यादा जो पॉइंट होगा फर्स्ट पोजीशन, तो थर्ड पॉइंट पे x+5, तो आंसर क्या हो जाएगा 10, 5 + 5 = 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ, देखिए इसमें पूछा है, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है। क्या है, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सेट ऑफ, कितने हैं सेट, 16 नॉन जीरो पॉजिटिव नंबर का एक सेट है, उसमें मीन कितना है 26 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 3.5। तो हम इसको लिख दें, पहला सेट का 16 का ऑब्जर्वेशन लेना है, 16 का डाटा सेट है, उसमें क्या है मीन जो है हमारा x1 मान लेते हैं वो है 26, और स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा जिसको मानते हैं सिग्मा 1 SD1 क्या है 3.5। अब बात करते हैं द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अनदर सेट ऑफ 24, एक और सेट है जिसमें 24 का सेट है, ठीक है, 24 नंबर है, इसका जो मीन है वो कितनी है 29, ठीक है, ओके, सो मीन ही है ना, यस। और स्टैंडर्ड डेविएशन दूसरा का जो है वो है 3। अब हमसे पूछ रहा है द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉर देयर कंबाइंड सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आसान सा क्वेश्चन है, अगर फॉर्मूला पता होगा तो बना लोगे। तो मीन जो कंबाइंड 1 और 2 का होता है वो क्या हो जाएगा 16 × 26, दिस इज द कंबाइंड मीन, प्लस 24 × 29 बाई टोटल कितने हो गए 16 + 24। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आता है आपको 27.8। तो अब आप देख लीजिए कि बी और सी तो ऐसे ही चला गया। अब क्या है कि अगर कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का अगर आपको फॉर्मूला निकालना होगा तो इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, आप निकाल लेना। n1 सिग्मा 1 स्क्वायर मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 सेकेंड ऑब्जर्वेशन सिग्मा 2 स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला है ये हो गया। अब इसमें पूछा जा रहा है इसको, इसमें d1 d2 क्या होगा आपके मन में आएगा, क्योंकि n1 पता है, सिग्मा 1 पता है, सिग्मा 2 पता है, तो d1 d2 क्या होगा, d1 स्क्वायर जो होता है वो होता है x1, ठीक है, माइनस x12, ठीक है, का स्क्वायर। अब समझ गए x12 की वैल्यू कितनी 27.8 और x1 की वैल्यू कितनी है आपको 26। d2 का जो हो जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा x2 मतलब सेकेंड ऑब्जर्वेशन का जो मीन है माइनस जो कंबाइंड मीन है उसका स्क्वायर। तो d1 स्क्वायर हो गया, d2 स्क्वायर हो गया, n1 n2 सब हो गया। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी वो 3.21 होगा, इसी के आसपास में वैल्यू आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। और रेक्टेंगुलर गार्डन इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज विथ, ठीक है, मतलब लेंथ जो है वो दुगुना है विथ के, ठीक है। इफ 360 मीटर ऑफ फेंसिंग इंक्लूडिंग गेट विल टोटली इंक्लूड दिस गार्डन, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द गार्डन।
अब मान लीजिए कि रेक्टेंगुलर गार्डन है, तो इसकी जो पेरीमीटर होगा क्या होगा, 2 बार लेंथ होगा और 2 बार विड्थ होगा, तो 2L+B। और इसको घेरने में, फेंसिंग करने में चारों तरफ कितने लग रहे हैं, 360 मीटर। ठीक है। सो अब क्या करें, हम लोग को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द गार्डन निकालना है ना। तो लेंथ निकालना है तो बी की जगह पे हम लोग L/2 लिख देते हैं। सो L+L/2, क्योंकि लेंथ निकालना है। अगर आप बी की जगह, एल की जगह पे 2B भी लिख देते तो विड्थ निकल जाता, फिर यहाँ से आप लेंथ निकाल सकते थे। इट्स अप टू यू, जैसे करना है करो आप, कोई इशू नहीं है। सो क्या हो जाएगा, 2 × 3L/2 = 360। सो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 मीटर। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, इन अ चेस टूर्नामेंट ईच ऑफ द 6 प्लेयर विल प्ले विथ एवरी अदर प्लेयर एग्जैक्टली वंस, एक ही बार खेलेगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मैचेस दैट विल बी प्लेड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, टूर्नामेंट के दौरान कितने मैच खेले जाएंगे। अब आप सोचिए कि फर्स्ट प्लेयर, अगर बात करें फर्स्ट प्लेयर, इसके शॉर्टकट भी मैं बता देता हूँ। जैसे पहला प्लेयर होगा, एक फर्स्ट प्लेयर, वो किसके किसके साथ मैच करेगा, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ, छठे प्लेयर के साथ। दूसरा प्लेयर जो होगा वो पहला के साथ तो खेल लिया हुआ है, तो तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पाँचवें के साथ, छठे के साथ, ये पहला दूसरे का मैच हुआ तो हो गया तो एक मैच। तीसरा जो प्लेयर होगा वो दूसरे के साथ तो खेल लिया, पहले के साथ भी खेल लिया, तो किसके किसके साथ खेलेगा, 4, 5, 6। आसान, सबसे आसान मैंने जो स्टेप है वो मैं बताया हूँ। जो फोर्थ प्लेयर होगा वो 3 के साथ खेल चुका है, 2 के साथ भी खेल चुका है, 1 के साथ भी, किसके के साथ खेलेगा, 5, 6। फिफ्थ प्लेयर जो होगा वो किसके साथ खेलेगा, 6 के प्लेयर के साथ। तो कितने हो गए, 5 मैच इधर हो गए, 4 मैच इधर हो गए, 9, 3, 12, 2, 14, 1, 15। तो 15 मैच टोटल खेलेंगे। अगर आप नंबर ऑफ मैच वैसे भी निकालते हैं, नंबर ऑफ मैच, ठीक है, तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, 6 × 5/2, तो ये क्या हो जाएगा, 50। ठीक है। सो ये सबसे आसान वे है, आप काउंट करके निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, अ मैन बाइज एप्पल्स एट अ सर्टेन प्राइस पर डोजन, ठीक है, एंड सेल्स देम एट 8 times दैट प्राइस पर 100। ठीक है। तो खरीदता जो है वो दर्जन पे खरीदता है, मतलब 12 पीस करके, और बेचता कितने हैं, 8 times दैट प्राइस, जितना प्राइस पे खरीदता है उसका 8 गुना करके 100 पे बेचता है। ठीक है। तो व्हाट परसेंट डज ही गेन, या वो गेन करता है या लूज करता है। अब इसको हम लोग एक्स पे बनाते हैं, सबसे बेस्ट। मान लेते हैं कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एप्पल्स पर डोजन, मतलब 12 का कॉस्ट मान लेते हैं कि ₹X है। ठीक है। तो 1 एप्पल का कॉस्ट होगा क्या, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल का क्या हो जाएगा, 1 एप्पल का हो जाएगा X/12। ठीक है। अब सेलिंग प्राइस ऑफ 100 एप्पल का दिया हुआ है हमारा, कि जितने में हम खरीदेंगे ना, ठीक है, जितने में 1 दर्जन खरीद रहे हैं उसका 8 गुना, मतलब बता रहा है कि 8X में हमने बेचा है 100 एप्पल को। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 100 एप्पल 8X, जितना में 1 डोजन खरीदा 1 दर्जन, उसके 8 गुने में 100 एप्पल बेच रहा है। ठीक है। तो सेलिंग प्राइस 1 एप्पल का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल क्या हो जाएगा, 1 एप्पल का जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 8X/100। ठीक है, 8X/100। अब गेन और लूज क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस हो गया 1 एप्पल। अब आप ये देख लीजिए, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एप्पल X/12 पड़ा, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 एप्पल 8X/100 पड़ा। तो अब पूछ रहा है कि गेन या लूज क्या होगा। सो गेन या लॉस क्या होगा, ये होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, आप लिखेंगे सेलिंग प्राइस कितना है, 8X/100 माइनस X/12 डिवाइड बाई X/12। तो आंसर जो हमारा आएगा वो आएगा, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो इसको आएगा -1/25। ठीक है। परसेंटेज में अगर करना होगा तो 100 से करेंगे। ठीक है। तो ये आ जाएगा, लॉस होगा, माइनस आ रहा है, इसका मतलब 4% का लॉस होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फॉर विच टाइम इंटरवल इज द परसेंटेज राइज ऑफ पॉपुलेशन द सेम फॉर द फॉलोइंग डाटा। परसेंटेज राइज ऑफ पॉपुलेशन सेम कब है। ठीक है।
ये पूछा है 70 से 80 और 80 के 90 के बीच में है कि 80 90 और 90 2000 के बीच में है। तो हम लोग सारा देख लेते हैं। ये 40,000 से 50,000 बढ़ रहा है 70 से 80 के बीच में, तो 10,000 बढ़ रहा है। ठीक है, 10,000, 40,000, 10,000 बाई 40,000 गुने 100, ये कितने हो गए? 25%। ठीक है, 80 से 90 के बीच में परसेंटेज कितना बढ़ रहा है? अगेन 10,000 बाई, लेकिन कितना से बढ़ रहा है? 50,000 में 10,000 बढ़ा है, तो 50,000 से कंपेयर करेंगे तो कितना हो गया? ठीक है, 50,000 में 10,000 बढ़ा है ना, तो 50,000 से कंपेयर करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी हमारी? ये हो जाएगी 20%। अब 1990 से 2000 के बीच में कितना? 12,000 का बढ़ोतरी हुआ है। कितने में? 60,000 में। 60,000 था, उससे 72,000 हुआ है, तो उसका अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा आपको? ये भी 20% हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब 2000 से 2010 के बीच में बात करें तो मात्र 8,000 का ही बढ़ोतरी हुई है। तो 8,000 कितना में? 72,000 में, और गुने 100। ठीक है, तो 9 टाइम में कटेगा। तो पूछ रहा है सेम कौन में होगा? ठीक है ना, पॉपुलेशन का राइज ऑफ पॉपुलेशन सेम फॉर द फॉलोइंग, तो किसमें किसमें? 80 से 90 और 90 से 2000 के बीच में सेम होगा। सो द आंसर इज बी। आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 4 क्वांटिटीज आर सच दैट देयर अरिथमेटिक मीन इज द सेम एज दैट द एम ऑफ द फर्स्ट 3 क्वांटिटी। 4 ऐसे नंबर हैं जिसका, तो फोर्थ क्वांटिटी क्या होगा? फोर्थ क्वांटिटी है जिसका अर्थमेटिक मीन सेम है, सेम एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फर्स्ट 3 क्वांटिटी। ठीक है, तो ये क्या हो सकता है? अगर इस क्वेश्चन को बनाएं, मान लेते हैं 4 नंबर है x1, x2, x3 और x4। इसका अर्थमेटिक मीन निकालना है y4। ठीक है, और ये इक्वल कितने के हैं? 3 के, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, इसके इक्वल है। ठीक है, तो अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा? 3x1 प्लस 3x2। ठीक है, यही तो बोला गया है कि 4 का जो अर्थमेटिक मीन है वो 3 के फर्स्ट 3 के अर्थमेटिक मीन के बराबर है, प्लस 3x3। ठीक है, प्लस 3x4 इज इक्वल टू 4x1 प्लस 4x2। ठीक है, प्लस 4x3। क्लियर? ये हो जाएगा, आसान है। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा? 4x1 माइनस 3x1। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम 3x4 छोड़ देते हैं। क्लियर? 3x4 इज इक्वल टू, अब इधर क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3। आप समझ गए? 4x1 माइनस 3x1 x1, 4x2 माइनस 3x2 x2, है ना, और 4x3 माइनस 3x3 तो x3। तो x4 की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ पे अगर ये 3 को इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया? एम ऑफ द फर्स्ट 3 क्वांटिटीज। फोर्थ नंबर होगा वो एम ऑफ द फर्स्ट 3 क्वांटिटीज होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, इफ द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज ग्रेटर देन द सम ऑफ द नंबर। सिंपल सा क्वेश्चन है, x1 माइनस x2 ग्रेटर देन x1 प्लस x2। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं? x1 माइनस x1 ग्रेटर देन x2 प्लस x2, तो 0 2x2, सो 0x2, मतलब एक नंबर कम से कम x2 लेस देन 0 हो गया, तो एटलीस्ट 1 नंबर इज नेगेटिव, ये हो जाएगा, कम से कम एक नंबर नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, ए पैलिंड्रोम इज अ नंबर विच रीड्स द सेम फ्रॉम लेफ्ट एज वेल एज फ्रॉम राइट। ऐसा नंबर जो राइट से भी एक जैसा दिखता है और लेफ्ट से भी दिखता है। जैसे मान लेते हैं आपको 11 हो गया, 22 हो गया, 101 हो गया। ठीक है ना, दोनों तरफ से एक जैसा दिखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये है, अब ये भी दिया है 237, 237 इधर से भी दिखता है। सो व्हाट इज द नंबर ऑफ पैलिंड्रोम्स बिटवीन 10 से 1010 के बीच में कितने नंबर होंगे? ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है आपको। अब हम क्या करते हैं, पहले दो डबल डिजिट में देख लेते हैं। 11, 22, 33 से लेकर के 99 तक टोटल कितने नंबर हो गए? 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होगा, 101 से लेकर के 111, 121, ठीक है, जिसमें दोनों में 1 1 होगा, है ना। ऐसा कितना हो जाएगा, ऐसे लेकर के 191 तक, तो ये हो जाएंगे टोटल 10।
ठीक है। अब क्या हो गया, उसी तरह 200 से 299 तक भी 10 होगा, 202 है ना, तो ये हो जाएंगे 10। उसी तरह 300 से 399 के बीच में 10, 400 से 499 के बीच में 10, 500 से 599 के बीच में 10, 600 से 699 के बीच में 10, है ना, जैसे ठीक है ना, 606 हो गया, है ना, 616 हो गया, 626 हो गया, है ना। अब क्या हो गया, 700 से 799 के बीच में 10, 800 से 899 के बीच में 10, 900 से 999 के बीच में 10, ठीक है ना, 5, ठीक है। अब क्या है, एक ए भी होगा। अब तो 1000 तक पहुंच गए आप, 999 तक, एक 1001 भी होगा, ठीक है, तो एक ये भी नंबर हो गया। टोटल कितने हो गए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। तो टोटल 100 ऐसे नंबर होंगे जो पैलिंड्रोम बनाएंगे 10 से लेकर के 1010 तक। ओके, समझ गए। अगला क्वेश्चन है, इन राइटिंग ऑल द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 300 हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 यूज्ड, कितनी बार डिजिट 1 होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, अब मान लेते हैं टोटल यूनिट पोजीशन पूछ रहा है, हाउ मेनी टाइम्स इज द डिजिट 1 इज यूज्ड, ठीक है, ठीक है। अब जो यूनिट डिजिट पे कितने बार होगा, अब आप यहाँ पे सोच लीजिए कि 1 से 300 तक में ये 30 बार होगा, ठीक है, यहाँ पे भी 30 बार होगा एक का यूज, ठीक है ना, वह 1 से 300 में। और यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे कब होगा, जब मान लेते हैं 1 से लेकर के 99 तक में तो होगा नहीं, ठीक है, 1 से 99 तक में होगा नहीं, तो 1 से 99 तक में तो 0001 022 ऐसे करके होगा, तो 1 से 99 में होगा नहीं, लेकिन 100 से लेकर के 199 तक के बीच में होगा, तो 100 बार इसमें आएगा। क्लियर, 100 से ले 199 तक में जो 100 डिजिट है वहाँ पे एक कब कितने बार आएगा, 100 बार। क्लियर, यहाँ पे 30 बार आएगा, यहाँ पे 30 बार आएगा। क्यों 30 बार आएगा, क्योंकि 1 से 300 तक में है, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 160। होप आपको ये समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है। क्योंकि अगर मान लीजिए कि यहाँ पे फर्स्ट 100 डिजिट पे 2 या 3 होगा तो होगा ही नहीं, हमें तो 1 की बात करिए, या 0 होगा तब भी नहीं होगा, तो हमें 1 से बात करनी है, मतलब 100 से 199 के बीच में कितने हो जाएंगे, 1, 100 होगा, 101, 102, 103, 199 तक, ठीक है। और यहाँ पे कितने होंगे, बार बार 1 होगा, फिर 11 होगा, 21, 31, फिर ऐसे ही आता रहेगा, है ना, तो 10 बार आएगा, ठीक है ना, 1, 11, 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार हो गया, तो ये 0 वाले में हो गया, फिर एक वाले में हो जाएंगे, है ना, फिर 2 में, 3 में, है ना, तो 30 बार ये आएंगे और 30 में ये आएंगे, 10 बार 3 बार आएगा, ठीक है। 300 तक में, मतलब 0 से 100 तक में, 0 से 100 तक में एक बार ये आ जाएगा, फिर 100 से 200 के बीच में एक बार आ जाएगा, फिर 200 से 300 के बीच में ये आ जाएगा, 201, 211, 221 ऐसे करके 301, 311, तो टोटल 160 हो गए। अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द सिक्वेंशियल इंटीजर 27 to 93 बोथ इंक्लूडेड, दोनों इंक्लूड हो रहा है इन द सीक्वेंस, द एरिथमेटिक एवरेज ऑफ दीज नंबर, 27 से 93 तक अर्थमेटिक एवरेज पूछ रहा है। अच्छा, तो आपको क्या पता होगा कि हमें पूछ रहा है एक्चुअली कि 27 से लेकर के 93 तक का सम क्या होगा, ठीक है। हम ऐसा करते हैं कि समेशन ऑफ 1 से लेकर 93 तक का समेशन, क्योंकि हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 + 2 + 3 इसका अगर सम होता है तो n × n + 1/2 होता है, तो n × n + 1/2 होता है, ठीक है, ये होता है नेचुरल नंबर का सम। तो 1 से लेकर 93 तक का क्या होगा, 93 × 93 + 1 94/2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4371। क्लियर। अब क्या है, 1 से लेके हम 26 तक कर लेते हैं, क्योंकि 27 को इंक्लूड कर रहा है, तो 1 से 26 तक कर लेते हैं। आप समझ लीजिए, 1 से लेके 93 तक को जोड़ दिए और 1 से 26 तक को घटा देंगे तो 27 से 93 तक का आ गया, तो 1 से 26 तक होगा, कितने होगा, 26 × 26 और 1 27 / 2, तो ये हो जाता है 351। अब 27 से 93 तक में क्या हो गया, 1 से लेकर के 93 तक जो सम होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, वो माइनस क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 26 तक 3 5
1। ठीक है, तो टोटल हो गए 4020। अब पूछ रहा है कि 27 to 93 तक जितने भी नंबर होगा उसका अरिथमेटिक एवरेज क्या होगा। तो अरिथमेटिक एवरेज क्या होगा, 27 से लेकर 93 तक जो भी 27-28 से लेकर के 93 तक जो भी सम आ रहा है डिवाइड बाई, तो एवरेज में क्या हो जाएगा डिवाइड बाई टोटल 27 से 93 के बीच में कितने नंबर होंगे 67। तो ये क्या हो जाएगा एवरेज, हमारा आंसर हो जाएगा 60। सो आंसर क्या हो गया 60। ठीक है, 67 इंटू 6 इज इक्वल टू 402। अगला क्वेश्चन है वॉकिंग एंड 3/4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपने स्पीड से 3/4 अगर चलता है तो 20 मिनट लेट पहुंचता है। मतलब जो स्पीड से वो चलता है उसका 3/4 अगर करता है तो 20 मिनट लेट। अगर व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस एट हिज, अगर यूजुअल स्पीड होगा तो कितने बजे पहुंचेगा। क्लियर। सी, मान लेते हैं कि यहाँ पे घर है और यहाँ पे ऑफिस है, ये क्या है होम। ठीक है, अब यहाँ से मान लेते हैं कि होम से ऑफिस के बीच में डिस्टेंस डी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यूजुअली जो स्पीड होता है, यूजुअली स्पीड इज इक्वल टू वी मान लेते हैं। ठीक है, और यूजुअल टाइम, अगर यूजुअली स्पीड से चलेगा तो यूजुअल टाइम को हम लोग टी मान लेते हैं। ठीक है, अब बोल रहा है कि इफ स्पीड क्या हो जा रहा है, स्पीड जो हो जा रहा है वो हो जा रहा है 3v, जो यूजुअल स्पीड है उसका 4 हो जा रहा है, तो टाइम कितना हो जा रहा है, टाइम हो जा रहा है 20 मिनट लेट। तो टाइम जितना यूजुअल लगना चाहिए उससे 20 मिनट ज़्यादा लगता है। तो बोल रहा है कि यूजुअल टाइम कितना लगता है, तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय हिम टू रीच द ऑफिस एट हिज यूजुअल स्पीड पे कितना टाइम लगेगा। वी न्यू दैट कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब क्या है डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एस इंटू टी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जब वो यूजुअल स्पीड से जाता है, ठीक है ना, तो उसकी स्पीड कितनी है v और टाइम कितनी है t, और डिस्टेंस दोनों में सेम ही है ना, कोई भी स्पीड से जाएगा डिस्टेंस तो सेम ही होगा, तो v इंटू टी स्पीड इंटू टाइम। और जब स्पीड 3/4 होता है तो टाइम कितना लगता है t+20, तब भी हमारा डिस्टेंस तो सेम ही होगा। तो अब यहाँ से हम लोग कुछ निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। सो v इंटू टी, ठीक है, और ये हो गया। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे वी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3v/4, 3v/4, और क्या हो जाएगा +20 इंटू 3v/4 है ना, तो 4 5 जा, तो 5 3 जा 15 भी। ठीक है, अब आप इसमें देख सकते हो कि v सब में है कॉमन, तो v को तो हम वैसे भी हटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग इसको vt माइनस 3vt/4 कर देते हैं, तो 4vt माइनस 3vt विच इज, ठीक है ना। अब ऐसा करते हैं vt माइनस 3vt/4 करते हैं, तो 4vt माइनस 3vt, तो 1vt/4 हो गया। ठीक है, सो vt/4 हो गया इज इक्वल टू 15 इंटू वी कैंसिल हो गया, तो टाइम कितना हो गया आप देख लो, t इज इक्वल टू 15 इंटू 6 60 मिनट, उसको लगता है 60 मिनट यूजुअल स्पीड से जाता है। तो ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है ए एंड बी रन 1 किलोमीटर का रेस ए और बी लगाता है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं। ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर, ए बी को 50 मीटर का स्टार्ट देता है। मतलब ए कहता है कि देखो मैं यहाँ से चलूँगा, तुम यहाँ से चलना 50 मीटर के बाद से, ठीक है ना। क्लियर, मतलब क्या हुआ, अब आगे पढ़ते हैं। एंड स्टिल बीट्स बाई हिम 15 सेकेंड, फिर भी 15 सेकेंड से हरा देता है। अगर ए 8 किलोमीटर पर घंटे से चलता है तो बी की स्पीड क्या होगी। ठीक है, अब पहली बात तो है कि देखो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, इसी फॉर्मूला पे सारा बनेगा। सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, अब मान लेते हैं कि 8 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो टाइम जो ए के द्वारा लगता है वो क्या होता है 1/8। 1 किलोमीटर का रेस है बट स्पीड दिया हुआ है, तो ओके ठीक है, डिस्टेंस 1 किलोमीटर और स्पीड, डिस्टेंस बाई स्पीड टाइम। तो ए को जो टाइम लगता है 1/8,
तो ये 1/8 इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, सेकेंड में बदल देते हैं, ये आवर में आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर रेस है, 8 किलोमीटर पर आवर है, तो ये हो जाएगा आपको 450 सेकेंड, ठीक है, ये हो गया। तो ए चूंकि 1 किलोमीटर चलता है, लेकिन बी क्या करता है, अब ये क्या है ना, 15 सेकेंड से हार जाता है, ठीक है। तो 15 सेकेंड में ये कितना चलता है, ये आप देख लो, ठीक है। आप एस इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। तो एस अगर हमें डिस्टेंस निकालना है तो एस इंटू टी, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, तो स्पीड कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर, तो पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 8 इंटू 5/18 है ना, तो क्या हो जाएगा 20/9 मीटर पर सेकंड, ठीक है, ये हो गया। तो 15 सेकंड में कितना मीटर चलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो आप, डिस्टेंस एस क्या हो गया आपका 20/9 और टाइम कितना हो गया 15 सेकेंड, तो ये कितना हो गया आपको 3 3 जा 9 और 5 जा, तो ये 100/3 मीटर 15 सेकेंड में चलेगा। तो अब हमसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। तो आप सोचो कि 100/3 मीटर तो ये और 50/3 ये, तो बी कितना दूर चला होगा, बी कितना दूर, मतलब डिस्टेंस ट्रैवल बाय बी कितना होगा, 1000 मीटर की रेस थी, 50 मीटर का तो पहले ही दे दिया था, और 15 सेकंड से हार गया, तो 15 सेकंड में वो 100/3 चला होगा, तो ये भी आप हटा दो, ये इतना दूर रहा होगा तभी हार गया होगा। तो टोटल जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया आपको, ठीक है ना, 2750/3 मीटर, ठीक है, इतना ही डिस्टेंस बी ने चला। अब क्या है, अब टाइम निकाल दीजिए बी का, बी को टाइम क्या होगा, टाइम क्या होता है, टाइम जो होता है वो क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो गया, ओके। सो हमें क्या निकालना है, डिस्टेंस स्पीड निकालना है, तो स्पीड ऑफ बी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय बी बाय टाइम। तो टाइम तो दोनों को, यहाँ से ये दौड़ना शुरू किया जितना देर में उतना देर में, ये भी तो उतना देर में इतना ही दूर दौड़ा होगा ना, क्योंकि जब तक यहाँ पहुँचा तब तक में ये पूरे पहुँच चुका था। तो ये जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो ए से लेकर के यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में ए जो डिस्टेंस लेगा, तो डिस्टेंस जो बी का है वो कितना है 2750/3 और डिवाइड बाई टाइम कितना हो जाएगा 450 सेकेंड। टोटल जो ए को टाइम लगा था वही उतना ही टाइम में ये कितना जाएगा वो हम लोग कर लेंगे। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आता है 2.037 18/5 से आप मीटर पर सेकेंड में आएगा। अगर इसको 18/5 से करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 7.4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा इन अ रेस, ओके ये हो चुका है, नहीं सो ये एक अलग क्वेश्चन है। इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन बी बीट बी बाई 40 मीटर, बी कैन बीट सी बाई 50 मीटर, विथ हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट सी इन 0.5 किलोमीटर रेस। अच्छा क्वेश्चन है। तो अगर मान लेते हैं डिस्टेंस ए की कितनी होगी, डिस्टेंस दोनों की क्या होगी, डिस्टेंस ए बाई डिस्टेंस बी, मान लेते हैं कि अगर रेस 1 किलोमीटर का है तो ए बीट बी बाई 40 मीटर, मतलब ए अगर 1000 मीटर चल रहा है, ठीक है, तो बी 960 ही चल रहा है, क्लियर। अब क्या है, बी कैन बीट सी बाई 50 मीटर, सो बी बाई सी का रेशियो क्या हो जाएगा, मतलब बी अगर 1000 चल रहा है, 1000 किलोमीटर का ही रेस है, 1 किलोमीटर का रेस है, तो सी कितना चल रहा है 950, ठीक है। अब पूछ रहा है हाउ मच डिस्टेंस कैन ए बीट बाई सी, तो डी ए और सी का पूछा जा रहा है, ठीक है। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि ए और सी का इन 0.5 किलोमीटर रेस, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि 1000 मीटर में कितना आता है उसका आधा कर देंगे 0.5 किलोमीटर रेस में। तो डी ए सी का रेशियो करने के लिए हमें ये जो रेशियो है ना उसको इक्वल करना पड़ेगा, मतलब किसको इक्वल करूँ, बी को इक्वल करना पड़ेगा। तो बी को इक्वल करने के लिए क्या करूँ, इस दोनों को इक्वल करने के लिए यहाँ पे क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, 1000 से या 100 से कर देते हैं, ठीक है, तब भी हो जाएगा।
ठीक है, तो 100 से कर देते हैं मल्टीप्लाई। ओके, तो ये भी हो गया 96,000, और यहाँ पे क्या करते हैं 96 से कर देते हैं, तो ये हो गया बी को सेम कर दिए। क्यों किए कि अगर बी ये वाला पोर्शन सेम हो जाएगा, ठीक है, तो हम सीधे डी ए बाई डी सी कर सकते हैं। तो डी ए बाई डी सी कितना हो गया 1000 इंटू 100 डिवाइड बाई 950 इंटू 96। ठीक है, ये दोनों अगर सेम कर दिए तो ये डी ए बाई डी सी हो गया। अब ये क्या होगा, अब इसको अगर सॉल्व करते हो आप तो एक शून्य से तो एक कट गया, ये आता है आपको 95 इंटू 96 करते हैं तो 9120 आता है। ठीक है, तो इसका मतलब 1000 00 कैंसिल हो जाएगा बाई 912, मतलब 1000 मीटर के रेस में ये कितना मीटर से हार रहा होगा 88 मीटर से, तो 0.5 किलोमीटर के रेस में कितने से हारेगा 44 मीटर से। आप समझ गए, ए बीट सी बाई 44 मीटर इन 0.5 किलोमीटर, ए बीट सी बाई 88 मीटर इन अ 1 किलोमीटर रेस। बहुत आसान क्वेश्चन था, रेशियो का था। इन एन ऑफिस 40% ऑफ एम्प्लॉई आर मेन एंड रेस्ट वुमेन। अब ये जो क्वेश्चन है एक्स है, मान लेते हैं एम्प्लॉई, अब इसमें 40% जो है वो क्या है मेन है, ठीक है, और रेस्ट जो है वीमेन है, तो 60x/100 जो है वो वीमेन है। ठीक है, हाफ ऑफ द एम्प्लॉई आर टॉल, अब इसमें जो है 50x/100 वो है क्या है हाफ ऑफ द एम्प्लॉय टॉल, और 50x/100 जो है वो है हमारा शॉर्ट एम्प्लॉय। इफ़ 10% ऑफ द एम्प्लॉय आर मेन एंड शॉर्ट, तो 10% ऑफ इफ़ 10% ऑफ द एम्प्लॉय आर मेन एंड शॉर्ट, ठीक है, 10% एम्प्लॉय जो है मेन है और शॉर्ट है। ठीक है, तो 10% एम्प्लॉय एक्स का 10%, ठीक है, तो 10% एम्प्लॉय जो है तो हो जाएगा 10x/100, वो क्या है मेन एंड शॉर्ट। 40 एम्प्लॉय आर विमेन एंड टॉल। अच्छा, अब आप सोचिए इसमें कि मेन और शॉर्ट एम्प्लॉय हमको पता चल गया, ठीक है, टोटल शॉर्ट एम्प्लॉय है ये, तो मेन एंड शॉर्ट पर पता चल गया, तो वीमेन एंड शॉर्ट निकाल सकते हैं हम लोग। टोटल शॉर्ट एम्प्लॉय है 50x/100, उसमें से हमारा मेन एंड शॉर्ट कितने हैं 10x/100। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वीमेन शॉर्ट कितने हो गए हैं 40x/100। मैंने इसको कट नहीं किया है कि वो बाई 100 में रहेगा तो कैलकुलेशन में होगा, तो वीमेन एंड शॉर्ट हमें पता चल गया। अब बोल रहा है एंड 40 एम्प्लॉयज आर वीमेन एंड टॉल, तो टोटल वीमेन एम्प्लॉय कितनी है 60x/100, उसमें से 60x/100 में से 40x/100 वीमेन एंड शॉर्ट है, तो ये क्या हो जाएगा बाकी जो बचेगा, मतलब 20x/100 जो है वो क्या है वीमेन एंड टॉल है, जो कि इक्वल टू है 40 के। ठीक है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4000 डिवाइड बाई 20, मतलब 200, तो मतलब टोटल 200 एम्प्लॉय है। अब पूछ रहा है द मेंबर ऑफ टॉल मेन एम्प्लॉय, टॉल मेन एम्प्लॉय कितने होंगे। अच्छा, मेन एम्प्लॉय मेन और शॉर्ट कितने हैं 10x/100, टोटल मेन एम्प्लॉय कितनी है 40x/100, तो मेन और टॉल कितनी हो जाएंगे, टोटल जितने मेल एम्प्लॉय होंगे उसमें शॉर्ट वाले को घटा दें, तो 40x/100 टोटल मेल एम्प्लॉय है, उसमें से 10x/100 जो मेन शॉर्ट है, तो कितने हो गए 30x/100 जो हो जाएंगे वो हमारे हो जाएंगे मेन और वो टॉल। तो अब 30/30 इंटू, अब इसमें क्या करो 200 टोटल एम्प्लॉई है, 200/100 कर दो, तो कितने हो जाएंगे 60 ऐसे एम्प्लॉई है जो मेन है एंड टॉल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो ये होगा, इसका आंसर होगा, ये स्टैटिस्टिक का क्वेश्चन है, ये है कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन नहीं है। रेंज, मीन डेविएशन एंड क्वार्टाइल डेविएशन जो है वो डिस्पर्सन मेजर ऑफ डिस्पर्स एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, लेकिन कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ये आपको नहीं है, आप याद रख सकते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है अ प्रोविजन शॉप ओनर इज फाउंड टू मिक्स 25 kg ऑफ राइस वोर्थ 32 पर kg एंड 20 kg ऑफ राइस वोर्थ 35 पर kg एंड द मिक्स राइस इज सोल्ड एट 15% ऑफ प्रॉफिट, एंड व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द राइस।
अब अगर हम बात करें तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, टोटल वेट कितना केजी हो गया, 25 केजी राइस 32 रुपये वाले और 20 केजी 35 केजी वाले को मिला रहे हैं, तो टोटल वेट कितने हो गए, 25 प्लस 45 केजी वेट, 45 केजी हमें बेचना है। टोटल पैसे कितने लगे, टोटल कॉस्ट कितने लगे भाई, कॉस्ट लगे 25 गुने 32, 25 केजी वाले 32 रुपये 25 केजी प्लस 20 केजी जो हैं वो 35 रुपये वाले लगे, तो टोटल हो गए 1500 रुपये इनको खरीदने में लग रहे हैं, कॉस्ट प्राइस 1500 रुपये में 45 केजी खरीद लिया। अब क्या है कि प्रॉफिट इनको है 15% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 1500 रुपये है, ठीक है, तो 1500 में क्या करेंगे, 45 रुपये 15% का प्रॉफिट है मिक्स राइस का, तो 1500 रुपये का चीज़ इस कितने में बेचेगा, 1725 रुपये में, क्लियर, 1725 रुपये में 1500 बचेगा। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ मिक्स राइस, तो 1725 में 45 केजी बेचेगा, तो 1 केजी कितने में बेचेगा, 45 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या हो जाएगा 38.33 केजी। सबसे आसान वे मैंने बताया है, ओके। अगला क्वेश्चन है, द ओरिजिनल ले ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ABCD ऑन ओपन ग्राउंड इज 80 मीटर लॉन्ग अलॉन्ग AB एंड 60 मीटर वाइड अलॉन्ग BC, ठीक है, ये एक ऐसा है, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो 80 मीटर लॉन्ग अलॉन्ग AB ABCD ये 80 मीटर है और BC 60 मीटर है, ठीक है। कॉन्क्रीटेड पाथवेज आर इंटेंडेड टू बी लेड ऑन द इनसाइड ऑफ द प्लॉट ऑल अराउंड द साइड, इनसाइड ऑफ प्लॉट में बनाया जा रहा है एक पाथवे, ठीक है। द पाथवे अलॉन्ग BC के अलॉन्ग जो है एंड DA आर ईच 4 मीटर वाइड, 4 मीटर वाइड है, ठीक है, BC और DA का, तो ये जो है, ठीक है ना, ये 4 मीटर है, ठीक है, 4 मीटर है, तो ये जो डिस्टेंस है 4 मीटर है, ठीक है। द पाथवे अलॉन्ग AB एंड DC विल म्यूचुअली बी ऑफ इक्वल विथ सच दैट द अनकॉन्क्रीटेड इंटरनल प्लॉट विल मेजर 3/4 ऑफ द ओरिजिनल एरिया ऑफ द प्लॉट ABCD। ये बोल रहा है कि ये जो डिस्टेंस होगा वो इक्वल है, मतलब अगर ये x होगा तो ये भी x होगा, और बोल रहा है कि इंटरनल एरिया जो होगा वो पूरे के एरिया का 3/4 होगा, सिंपल बात है। तो अब हम लोग इंटरनल का एरिया निकालते हैं। इंटरनल का एरिया कितना हो जाएगा, 80 है, इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 80 माइनस 8 तो 72, ठीक है, और ये जो लेंथ है वो कितनी है 60, तो 60 में से कितना चला जाएगा, x ये वाला और x ये वाला, तो 2x चला जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 3/4 ऑफ कौन सा एरिया, बड़े वाले एरिया का, मतलब अंदर का जो एरिया है वो बड़े वाले का 3/4 है, तो बड़े वाले एरिया क्या हो जाएगा 80 × 60। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी वो 5 मीटर आएगी, ओके। अगला क्वेश्चन है, एट अ डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड अ बोल ऑफ राइस बिटवीन देम, ठीक है, 2 लोग में एक राइस का कटोरा होता है और हर 3 में एक दाल का बॉल होता है कटोरा, एमॉन्ग एवरी 4 हर 4 में एक दही का भी कटोरा होता है, देर आर टुगेदर, तो टोटल 65 तक कटोरे हैं, तो नंबर ऑफ गेस्ट कितने होंगे। अब आप सोचिए, मान लेते हैं कि टोटल गेस्ट जो होंगे, टोटल गेस्ट जो हैं वो हैं x। अब मान लेते हैं कि राइस बॉल कितने होंगे, राइस के कटोरे कितने होंगे, मतलब अगर 10 लोग हैं तो 5 राइस के कटोरे होंगे, तो x लोग हैं तो x/2 राइस के कटोरे होंगे। हर 3 लोगों पे एक दाल का कटोरा है, तो मतलब अगर 3 लोग होंगे तो एक कटोरा होगा, तो दाल के कटोरे कितने होंगे, जो जितने मेंबर होंगे उतने बाई 3। इसके बाद दही कितने हैं, हर 4 आदमी पे एक दही का कटोरा है, तो टोटल अगर मान लीजिए कि 12 लोग हैं तो 12/4 3 कटोरे होंगे, है ना, तो x/4, और टोटल कटोरा जो है वो राइस दाल और कर्ड मिला करके वो है कितना है 65, क्लियर। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा 6x प्लस ये जो LCM हो जाएगा 12, 6x प्लस 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 65, सो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60, तो टोटल गेस्ट जो थे वो 60 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ 5 men and 9 women can finish a piece of work in 19 days, okay,
3 men and 6 women will do the same work in कितने दिन में। ये क्वेश्चन गलत है, यूपीएससी ने इस क्वेश्चन को हटाया था, बट अगर आप यहाँ पे और कर देते हो तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाए, ठीक है ना। ये 5 मेन एंड 9 वुमेन है, तो अगर आप 5 वुमेन मेन इज इक्वल टू 9 वुमेन कर लेते हैं तो 1 मेन इज इक्वल टू 9/5 वुमेन, ठीक है। तो अब अगर पूछ रहा है 3 मेन एंड 6 वुमेन, है ना, तो 3 मेन का मतलब 3 इंटू 9/5 वीमेन प्लस 6 वीमेन, तो टोटल कितने हो गए हैं, ये हो गए 27 और 30 विच इज़ 57/5 वीमेन, ठीक है। तो ये इतने वीमेन कितने दिन में काम करेगा वो, तो ये आपको पता ही होगा M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ठीक है, मेन और डे, है ना। तो क्या आप पूछ रहे हैं कि फिनिश ऑफ वर्क इन 19 डेज, तो 5 मेन और 9 वीमेन, तो वीमेन में ही हम लोग रखा है तो लिखते हैं 9 वीमेन कितना दिन लेता है, 19 दिन। अगर और यहाँ पे होगा तो यहाँ पे अगर 57/5 वीमेन होगा और डे तो कितना डे होगा ये निकालना है, ठीक है। 3 जा, ठीक है, ये 3 जा तो कितने हो जाएंगे 15 डेज, बट कंडीशन है कि यहाँ पे और होना चाहिए, ठीक है। तो ये 15 डेज होगा, एंड होगा तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। अगला क्वेश्चन है, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्किल इज रिड्यूस्ड बाई 50%, रेडियस अगर 50% से रिड्यूस हो जाता है तो एरिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो एरिया जो होता है वो क्या होता है, πr² सर्किल का एरिया। अब मान लेते हैं कि अगर रेडियस r/2 हो गया, पहले r था अब हो गया r/2, तो चेंज इन, तो एरिया कितना हो जाएगा, नया एरिया पाई इंटू r/2 का होल स्क्वायर, सो πr²/4। तो चेंज इन एरिया पूछ रहा है तो a माइनस a डैश, ठीक है। तो a माइनस a डैश कितना हो जाएगा, πr² माइनस πr²/4, सो 3πr²/4, ठीक है। तो πr², सो इसको लिख सकते हैं क्या 3/4 एरिया का 3/4 विच इज 75%। तो चेंज होगा वो कितना होगा 3/4 ऑफ πr² मतलब एरिया a, तो 3/4 a मतलब 75% ऑफ रिड्यूस हो जाएगा। तो पहले a था अब क्या हो जाएगा 3/4 a, ओके। अगला क्वेश्चन है, इन एन एग्जामिनेशन पेपर वेयर मैक्सिमम मार्क्स आर 500, a गॉट 10% मार्क्स लेस देन b, a को b से 10% कम मिलता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि a को क्या होता है, ठीक है, बेस देन b गॉट 25 मार्क्स मोर देन c, c से 25% ज़्यादा, c गॉट 20 मार्क्स लेस दैन d, इफ़ a गॉट 360 मार्क्स व्हाट मार्क्स डिड d गेट, ठीक है। तो a b c d में हम क्या करते हैं ना, d को x मान लेते हैं, d को मान लेते हैं कि x मार्क्स मिला, ठीक है। तो d और c गॉट 20% मार्क्स लेस दैन d, d से 20% लेस मतलब 80x/100 c को मिला। अच्छा, c b गॉट 25% मोर मार्क्स देन c, है ना, तो c से 25% ज़्यादा मतलब 80x/100 अगर c का है तो उससे 25% ज़्यादा, ये हो गया। a गॉट 10% मोर मार्क्स लेस देन b, तो b को जितने मार्क्स आए हैं, ठीक है, उससे 10% लेस तो 90/100, और बताया क्या है कि a को मिले कितने हैं 360, तो इतना इज इक्वल टू 360 कर दीजिए, आपकी वैल्यू आ जाएगी कि a को कितने मार्क्स आए हैं। तो इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो कैसे हो जाएगा, 2 गया 25 से 5 टाइम में, ये 4 टाइम में, ये 2 टाइम में, ये 50 टाइम में और ये 10 टाइम में, तो हो जाएगा, और ये 9 से 40 टाइम में, ठीक है। तो x की वैल्यू हो जाएगी x की वैल्यू हो जाएगी 400, मतलब d को कितने मिले 400 मार्क्स, टोटल मार्क्स कितने थे 500, तो 500 में 40 400 मिले मतलब 80%। So this is all about the aptitude portion. In next video we are going to solve the question from the polity, economy, करंट अफेयर्स के 2 4 5 क्वेश्चन हैं वो करेंगे, और जो बाकी हिस्ट्री के क्वेश्चन है वो करेंगे, ज्योग्राफी एंड बायोडाइवर्सिटी के क्वेश्चन करेंगे। सो अगर इसकी आपको PDF चाहिए तो आप pyq_pedia टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, सॉल्व PDF। वहाँ पे कोई क्वेरी भी होगी आपको मैथ्स में, कहीं पे कुछ समझ नहीं आया होगा कहीं पे कुछ, तो आप वहाँ पे हमें
बता सकते हैं, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज द टेलीग्राम चैनल लिंक। ओके ओके, so thanks for watching. In next video we are going to solve the rest question of 2015.